हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। भाई आज हमें अपनी क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करना है। पिछली लेक्चर तक हमने 30 तक एमसीक्यू कर लिए थे। आज हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट को कंप्लीटली खत्म कर देंगे। सेल ऑफ गुड्स एक्ट कंप्लीटली खत्म हो जाएगा दोस्तों। 31 से स्टार्ट करेंगे और एंड एमसीक्यू ट्रू फॉल्स मैचिंग वगैरह सब कर देंगे सर। अब 31 क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन कनेक्शन विद ड्यूटी ऑफ सेलर एंड द बायर। कहता है अगर सेलर की ड्यूटी और बायर की ड्यूटी देखा जाए तो नीचे 4 ऑप्शन में एक गलत है, वो बताओ कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो आप बताओ, ड्यूटी सेलर की क्या होनी चाहिए कि गुड्स को डिलीवर करे। बायर की ड्यूटी क्या होनी चाहिए कि गुड्स को एक्सेप्ट करे और उसको पे करे, यही होना चाहिए। देखो तो भाई ड्यूटी, इट इज द ड्यूटी ऑफ सेलर टू डिलीवर द गुड्स। सेलर की ड्यूटी क्या है? गुड्स को डिलीवर करना। ठीक है, क्या ये सही है गलत है? सही है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर टू एक्सेप्ट एंड पे द फॉर देम। बायर की ड्यूटी क्या है? उस डिलीवर गुड्स को एक्सेप्ट करना और उसके ब्याह पर पे करना उस पे, ये भी सही है। इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू डिलीवर। क्या सेलर की ड्यूटी नहीं है डिलीवर करने की? यस सर है, तो इट इज इनकरेक्ट, तो सी इज अ इनकरेक्ट। ठीक है। इट इज द ड्यूटी टू बायर टू टेक डिलीवरी ऑफ गुड्स। और लास्ट वन कहता है कि ये बायर की ड्यूटी है कि वो डिलीवर लेना है। मैंने आपको बताया था दो सिचुएशन निकल कर आती है। पहली सिचुएशन ये है कि सेलर खुद कह दे कि भाई डिलीवरी हम करा देंगे, और बायर कह दे कि भाई सेलर खुद कहे कि डिलीवरी हम नहीं कराएंगे सर, आपको ले जानी पड़ेगी। तो लास्ट वाला पॉइंट है कि बायर अगर डिलीवरी आपको बायर एग्रीमेंट में ये है कि डिलीवरी सेलर करेगा तो पहला पॉइंट, डिलीवरी की ड्यूटी सेलर की बनती है। अगर एग्रीमेंट में यह है कि सेलर डिलीवरी नहीं करेगा, बायर खुद आकर ले जाएगा टीवी यहां से, तो फिर बायर की ड्यूटी बनती है, ड्यूटी ऑफ द बायर टू टेक ऑफ अ डिलीवरी। तो हमसे पूछा गया था कि रिलेटेड टू सेलर की ड्यूटी और बायर की ड्यूटी से रिलेटेड कौन सी ऐसी ड्यूटी है जो गलत है इस क्वेश्चन के अंदर। तो हमने कहा तीसरी, सेलर की ड्यूटी है डिलीवर करने की, इसने लिखा है नहीं है ड्यूटी, तो मैंने कहा ये गलत है। ठीक है। अच्छा, डिलीवरी ऑफ गुड्स मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, कंपल्सरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। सर क्या होता है? देखो, जब मैं बात करूंगा ऑनरशिप की, वॉलंटरी ट्रांसफर इसको कहते हैं प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी। ऑनरशिप जब वॉलंटरी ट्रांसफर होता है उसको कहते हैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई। एक्सचेंज ऑफ गुड्स, जब एक्सचेंज ऑफ गुड्स कहते हैं तो आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम पढ़ा होगा कि जब गुड्स का एक्सचेंजमेंट होता है तो उसको हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। कंपल्सरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन इसको कहते हैं सर कंपल्सरी ट्रांसफर, स्टैट्यूटरी डिलीवरी। क्या कहते हैं इसको? स्टैट्यूटरी डिलीवरी कहते हैं। वैसे तो मैंने बना दिया, ऐसा कुछ होता नहीं है। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कंपल्सरी, तो मैंने कहा कंपल्सरी डिलीवरी हो गई। जब दोस्तों वॉलंटरी हम पोजीशन, देखो मैंने फिर बताया था पोजीशन और प्रॉपर्टी ऑनरशिप का मतलब क्या होता है। पोजीशन मतलब होता है फिजिकली गुड्स का जाना, दैट्स कॉल्ड पोजीशन। ऑनरशिप मतलब उसके नाम करना, दैट्स कॉल्ड ओनरशिप। तो ये पेन मैं आपको दे रहा हूं पर ये पेन मेरे नाम है, तो पेन मैंने आपको दिया, दैट इज कॉल्ड पोजीशन ट्रांसफर करना। पेन आपके नाम कर दिया, दैट इज कॉल्ड ओनरशिप ट्रांसफर करना। तो डिलीवरी का मतलब होता है पोजीशन को पेन आपके पास दे दो, ऑनरशिप ट्रांसफर करना नहीं करना। डिलीवरी का मतलब क्या है कि पोजीशन को ट्रांसफर करना, वॉलंटरी, दैट्स कॉल्ड डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो डिलीवरी ऑफ गुड्स का मतलब है कि वॉलंटरी ऑनरशिप ट्रांसफर करना या पोजीशन? सर पोजीशन ट्रांसफर करना, फिजिकली गुड्स को दे देना। ठीक है। फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेल डिलीवरी में भी, डिलीवरी कैसे हो सकती है? एक्चुअल हो सकती है, सिंबॉलिक हो सकती है और कंस्ट्रक्टिव हो सकती है, इसलिए कहा ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज आर वैलिड डिलीवरी, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, सारे के सारे क्या है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। डिलीवरी ऑफ की ऑफ गोडाउन, अगर यार गोडाउन की चाबी दे देना, पूरा गोडाउन उठाकर ना देना, गोडाउन की चाबी दे देना, आपको पता है दैट्स कॉल्ड सिंबॉलिक डिलीवरी। क्लियर है या नहीं है? यस सर क्लियर है। देयर आर डैश मोड ऑफ डिलीवरी, 3 तरीके की डिलीवरी होती है। पहला डिलीवरी बाय एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक। कितना सिंपल है। फिर अनपेड सेलर की बात आ गई। द टर्म अनपेड सेलर इंक्लूड्स एजेंट ऑफ बायर, एजेंट ऑफ सेलर, एजेंट ऑफ ट्रांसपोर्टर, कैरियर और ऑल ऑफ दिस। अब मुझे बताओ सर, क्या बायर कभी अनपेड के बारे में बात करी थी? अनपेड कौन होता है? अनपेड सेलर होता है। तो एजेंट ऑफ सेलर यहां पर इंक्लूड हो सकता है। बायर का एजेंट कैसे इंक्लूड होगा? जब बायर अनपेड है ही नहीं तो उसका एजेंट कैसे इंक्लूड होगा? हाँ, मैं सेलर हूं, तो अगर मैं अनपेड हूं तो मेरे सेलर के अनपेड होने पे मेरा जो एजेंट है वो भी अनपेड मान लिया जाएगा।
क्योंकि वो एजेंट किसके लिए काम करेगा, सर मेरे लिए ही काम करेगा। तो अगर सेलर अनपेड है तो एजेंट उसके अंदर इंक्लूड्स माना जाता है, इसके माना जाता है जो सेलर का एजेंट है वो भी अनपेड है। ट्रांसपोर्टर कहां से आ गया सर, कैरियर का मतलब होता है ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर कहां से आ गया सर, यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन वाला जो एक जगह से दूसरी जगह, वो तो बात ही खत्म। अनपेड सेलर मींस जो सेलर को अभी तक पैसे नहीं मिले, तो यहाँ बायर आएगा, ना यहाँ ट्रांसपोर्टर आएगा, ना बायर का एजेंट आएगा, ना ट्रांसपोर्टर का एजेंट। अनपेड सेलर का मतलब सेलर खुद है और यह सेलर का एजेंट हो सकता है। तो बी इज अ राइट आंसर कि अनपेड सेलर के अंदर क्या इंक्लूड होगा, सेलर का एजेंट होगा बस। द टर्म अनपेड सेलर इंक्लूड्स तो सबसे पहले तो हम ये हटा देते हैं बायर एजेंट, इससे तो बात ही नहीं करेंगे। अनपेड सेलर के मींस सेलर के एजेंट या सेलर की बात होनी चाहिए, बायर का कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। बायर का भी अनपेड थोड़ा ना होता है। तो अनपेड सेलर का मतलब नाम में सेलर है, अनपेड सेलर, तो सेलर की ही बात होगी। अब बचे दो सी और डी। अब सेलर एजेंट टू whom the goods have been delivered, seller agent to whom the goods have been delivered, seller agent to whom the bill is lading is endorsed। अब कह रहा है जी अनपेड सेलर का मतलब है उसके अंदर इंक्लूड है वो सेलर एजेंट जिसको बिल ऑफ लैडिंग एंडोर्स करी गई थी, या वो सेलर एजेंट जिसको गुड्स डिलीवर करे गए थे। देखो गुड्स डिलीवर करना एजेंट का काम है दोस्तों। देखो क्या कहते हैं, मान लो मैं सेलर हूं, मेरा एक एजेंट है, मैंने कहा भाई ये गुड्स देखो दे रहा हूं और तू बायर को दे दे, ठीक। तो ये वाला नहीं चलेगा। जब बिल ऑफ लैडिंग एंडोर्स करी जाएगी दोस्तों, कब करी जाएगी, बिल ऑफ लैडिंग। बिल ऑफ लैडिंग का मतलब क्या हुआ कि जब शिप के थ्रू माल उतरता है तो क्या होता है, शिप का जो ऑफिसर होता है वो हमें क्या देता है, एक डॉक्यूमेंट दे देता है, कहता है कि भैया ये चीज आपके लिए प्रूफ माना जाएगा कि हमारे माल रिसीव्ड हो गया है, उतार दिया गया और इतना माल उतार दिया गया, दैट्स कॉल्ड बिल ऑफ लैडिंग। तो दोस्तों सेलर एजेंट टू हुम जिसको बिल ऑफ लैडिंग एंडोर्स करी वो अनपेड सेलर के अंदर इंक्लूड माना जाएगा। वो एजेंट सेलर एजेंट, इसमें कोई वो नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है कि भाई क्यों माना जाएगा, इसी को इंक्लूड करा है लॉ ने। और लॉ ने कहा कि देखो अनपेड सेलर जो सेलर एजेंट होगा इंक्लूड होगा वो सेलर एजेंट जिसको बिल ऑफ लैडिंग एंडोर्स करा जाएगा, जिसको गुड्स को डिलीवर नहीं करा जाएगा, टू होम द गुड्स हैज बीन डिलीवर। जिस एजेंट को गुड्स डिलीवर करे वो एजेंट सेलर एजेंट अनपेड सेलर के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। जिसको बिल ऑफ लैडिंग एंडोर्स करी थी, ट्रांसफर करी थी, वो सेलर एजेंट इंक्लूड माना जाएगा अनपेड सेलर के अंदर। देखो ये वाली चीज हमारे सिलेबस के अंदर है नहीं, ये वाली चीज हमारे पर्टिकुलर प्रोविजंस के अंदर नहीं है दोस्तों, हट चुकी है, फिर भी दे रखा है। तो हमने क्या माना, अनपेड सेलर के अंदर क्या इंक्लूड माना जाएगा, वो सेलर एजेंट जिसको बिल ऑफ लैडिंग एंडोर्स दिया। मान लो मैं सेलर हूं, आप मेरे एजेंट हो, अगर मैंने आपको गुड्स डिलीवर करे तो आप वाले जो एजेंट है वो अनपेड सेलर के अंदर इंक्लूड होगा। कौन सा वाला एजेंट अनपेड सेलर के अंदर इंक्लूड होगा, जिसको बिल ऑफ लैडिंग एंडोर्स करी जाएगी वो वाला। तो याद रखना अनपेड सेलर के अंदर वो एजेंट सेलर इंक्लूड होता है जिसको बिल ऑफ लैडिंग एंडोर्स करी जाती है। क्लियर है या नहीं है? अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लिन। अब मैंने बताया था राइट्स होते हैं, राइट ऑफ लिन होता है, राइट टू रीसेल होता है, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट होता है, तो वही बात कर रहा है। देखो अनपेड सेलर एक्सरसाइज राइट हिज राइट लिन, कब अनपेड सेलर राइट ऑफ लिन का को एक्सरसाइज कर सकता है, को उसका बेनिफिट उठा सकता है, कब, इवन व्हेन द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज बीन पास टू द बायर, ओनली व्हेन द प्रॉपर्टी हैज नॉट पास टू द बायर। अगर गुड्स की ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई हो या गुड्स की ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हो, बताओ किस केस के अंदर एक्सरसाइज कर सकता है लीन, राइट टू लीन का। तो अगर आप नोट्स की कॉपी आपने खोले तो वहां पर लिखा था कि एक्सरसाइज ऑफ राइट टू लीन तभी अप्लाई होगा जब प्रॉपर्टी पास हो गई हो, इवन व्हेन द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज पास टू द बायर, ऑनरशिप ट्रांसफर हो जानी चाहिए। मैं आपको शो करके दिखाता हूं। देखो दोस्तों ये है राइट टू लीन। राइट टू लिन के अंदर मैंने आपको बताया था कंडीशंस, कहता है ये राइट तभी आप अप्लाई कर पाओगे, एक्सरसाइज कर पाओगे लिन का जब 3 कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और पहली कंडीशन क्या है, ऑनरशिप मस्ट हैज बीन पास टू दी बायर, ऑनरशिप जो है बायर पे पास हो जानी चाहिए। तो ओनली व्हेन द प्रॉपर्टी इज गुड्स हैज नॉट पास या पास्ड, नॉट पास, पास सॉरी, तो पास हो जानी चाहिए। तो क्या आंसर होगा, ए आंसर होगा। हम राइट टू लिन तभी अप्लाई कर पाएंगे जब ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई हो बायर के पास। अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज हिज राइट टू रीसेल ऑफ गुड्स इवन व्हेन द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज बीन पास टू द बायर, ओनली व्हेन द प्रॉपर्टी। अब ये भी देखो, अगर आप सामने देखें तो अगर मैं इसको ले जाऊं राइट टू रीसेल तो कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये 3 थी।
दोस्तों राइट टू रीसेल में ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है जिसमें प्रॉपर्टी पास करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। अगर मैं आपको दिखा दूं तो राइट टू रीसेल में कुछ और ही कंडीशंस थी। वेयर द गुड्स आर पेरिशेबल नेचर के गुड्स होंगे तो उसको सेल आउट कर देना, एक्सप्रेसली बता देना, नोटिस दे देना कि भाई हम बेच रहे हैं क्योंकि तुमने बायर ने डिफॉल्ट करा प्राइस ऑफ पेमेंट देने में, तो ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं थी। तो ये क्वेश्चन गलत है। इस क्वेश्चन के जाना चाहिए अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज राइट ऑफ रीसेल, नहीं राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ऐसा होना चाहिए, स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ये क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए दोस्तों। तो यहां पर आप ठीक कर लेना, राइट टू रीसेल ऑफ गुड्स नहीं आएगा, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट आएगा, क्योंकि राइट टू रीसेल ऑफ गुड्स के अंदर ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं थी प्रॉपर्टी पास करने के लिए। आप अपनी बुक में जाकर देख सकते हो, अगर भरोसा नहीं है नोट्स में जाकर पढ़ सके। भरोसा ही समाधान है दोस्तों। अगर आप भरोसा नहीं करोगे तो आप फिर फायदा नहीं है कुछ भी, भरोसा करना आपको पड़ेगा। ठीक है, नहीं है भरोसा, जाकर आप चेक करिए, आप देखिए, आपको सुकून मिलेगा थोड़ा। स्टॉपेज इन ट्रांजिट के अंदर था कि प्रॉपर्टी पास हो गई हो या नहीं हो गई हो, तो वहां पर था इवन व्हेन द प्रॉपर्टी हैज बीन पास टू द बायर इज राइट आंसर। इवन प्रॉपर्टी पास हो जानी चाहिए। देखो यहाँ पर कोई भी नहीं था, आपको नहीं लग रहा कि मैंने नहीं पढ़ा है, आप जाकर देखिए स्टडी मैट में, ठीक है, बुक में जाकर देखिए। और यहां देखिए लास्ट वाला पॉइंट, स्टॉपेज इन ट्रांजिट का द प्रॉपर्टी इन अ गुड्स मस्ट हैज बीन पास फ्रॉम सेलर टू बायर, प्रॉपर्टी क्या हो जानी चाहिए, पास होनी चाहिए। और ये देखो किसका है, राइट टू स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन को ठीक करेंगे, राइट टू रीसेल की जगह काट कर स्टॉपेज इन गुड्स इन ट्रांजिट लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ए इज राइट आंसर माना जाएगा उस केस के अंदर, ए हमारा को सही आंसर माना जाएगा। अनपेड सेलर कैन राइट, अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ विथहोल्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं, आप अपने स्टडी मैट में चेक करेंगे तो स्टडी मटेरियल के अंदर एक भी ऐसा पॉइंट दे रखा है विथ होल्ड डिलीवरी का। मैं आपको दिखा देता हूं, आपको अगर यकीन नहीं आ रहा तो देखो ये राइट टू अनपेड है, देखो यहां लिखा तो है राइट ऑफ विथ होल्ड डिलीवरी, यहां पर लिखा है, पर इसका पॉइंट नहीं होगा। देखो पहले लिखा राइट टू लीन, इसको समझाया, दूसरी का राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, मैंने कहा देखो ये रहा, द प्रॉपर्टी हैज बीन गुड्स मस्ट बी पास फ्रॉम सेलर टू बायर, वही लिखवाया है मैंने पॉइंट। राइट टू रीसेल, अब रीसेल के अंदर 3 पॉइंट लिखवाए थे मैंने, और देखो कहीं नहीं लिखा यहाँ पर आपके पास, और देखो है कहीं राइट टू विथ होल्ड डिलीवरी नहीं है दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ, भरोसा ही सब कुछ है, भरोसा ही समाधान है दोस्तों। टीचर पर भरोसा नहीं करोगे नहीं होएगा। अब बताओ, जब राइट टू विथ होल्ड डिलीवरी के बारे में पॉइंट में तो दे रखा है, पर उसको एक्सप्लेन लिखा तो स्टूडेंट बताया कैसे, मुझे समझ नहीं आता। दोस्तों आप मेरी बात समझे, राइट टू विथ होल्ड डिलीवरी के बारे में मैंने आपसे डिस्कस करा था, और मैंने आपको बताया था राइट टू विथ होल्ड डिलीवरी का मतलब होता है कि डिलीवरी को रिफ्यूज कर देना, डिलीवरी को रिफ्यूज कर देना। और डिलीवरी को रिफ्यूज कब करेंगे, जब एग्रीमेंट टू सेल होगा, याद आ रहा है, एग्रीमेंट टू सेल के अंदर डिलीवरी रिफ्यूज होनी चाहिए। और एग्रीमेंट टू सेल होने के लिए ऑनरशिप अभी नहीं, फ्यूचर डेट पर ट्रांसफर होती है। ये आसान मारा है, क्लियर है ना, बोलो हाँ या ना, क्लियर है, हाँ जी सर क्लियर है। तो यहां पर हमने बताया था कि विथ होल्ड डिलीवरी का मतलब होता है, यहां पर तो आप देखो, अगर वो स्टूडेंट जो सेल्फ स्टडी कर रहा है वो तो कर ही नहीं पाएगा। अब वो तो सोचेगा अच्छा बुक के आंसर पीछे पीछे सारे ए दे रखा है तो मैं भी ए लगा देता हूं, पर विथ होल्ड डिलीवरी तभी हो सकती है। डिलीवरी होल्ड करने का मतलब क्या है, डिलीवरी करने से मना कर देना। ठीक है, विथ होल्ड डिलीवरी, डिलीवरी करने से रिफ्यूज कर देना। और ये तभी कर पाएंगे जब ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, क्योंकि ये वाला केस सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल के केस के अंदर आता है। दोस्तों सामने देखेंगे, क्या मैंने ये एक चार्ट बनाया था और मैंने बताया था सर ये देखो, मैंने कहा राइट टू लीन, स्टॉपेज और रीसेल का इसमें तो होता है, प्लस एग्रीमेंट टू सेल के अंदर विथ होल्ड डिलीवरी का भी ऑप्शन आ जाता है। विथ होल्ड डिलीवरी का मतलब, अच्छा बताओ एग्रीमेंट टू सेल के अंदर क्या होता है, फ्यूचर डेट पर ऑनरशिप ट्रांसफर करते हैं। फ्यूचर डेट पर ऑनरशिप ट्रांसफर मतलब अभी ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं करी, सेलर हैज राइट टू रिफ्यूज द डिलीवरी ऑफ गुड्स इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। कब वो कर सकता है, डिलीवरी गुड्स को रिफ्यूज करने से मना कब कर सकता है, जब एग्रीमेंट टू सेल होगा दोस्तों। और एग्रीमेंट टू सेल का मतलब होता है फ्यूचर डेट पर ऑनरशिप ट्रांसफर करना। तो ओनली व्हेन द प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स नॉट पास टू द बायर, विथ होल्ड डिलीवरी तभी हो सकती है जब प्रॉपर्टी पास नहीं हो हुई, डिलीवरी रिफ्यूज तभी हो सकता है अभी ऑनरशिप पास नहीं हो रखी। अगर ऑनरशिप पास हो गई तो या तो राइट टू लीन लगाओगे या तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगाओगे, पर विथ होल्ड डिलीवरी तभी हो पाएगा क्योंकि विथ होल्ड डिलीवरी का कॉन्सेप्ट सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल के केस के अंदर आता है, और एग्रीमेंट टू सेल का मतलब होता है फ्यूचर डेट पर ऑनरशिप ट्रांसफर करना। तो इसका आंसर बी है दोस्तों इसके हिसाब से, पर बुक में ए दे रखा है तो बुक को तो है ही गलत। ठीक है, अब मैं क्या करूं बताओ दोस्तों, कुछ भी नहीं। वैसे तो विथ होल्ड डिलीवरी का कॉन्सेप्ट दिया ही नहीं, एक्सप्लेनेशन करा ही नहीं, बस नाम डालकर छोड़ दिया, फिर मैंने एक्सप्लेन करा, ठीक, उसके बाद गलत कर रखा है इन्होंने, ए दे रखा है जबकि आंसर है बी। ऑनरशिप अगर प्रॉपर्टी पास नहीं होनी चाहिए तभी विथ होल्ड डिलीवरी होगा, क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल बनता है। क्लियर है नहीं है, ठीक है सर, समझ में आ गया। राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द अनपेड सेलर वेयर ही
हैज लॉस्ट ऑफ हिज राइट टू लीन या स्टिल एंजॉय हिज राइट टू लीन। अच्छा, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब सेलर लगा सकता है अनपेड सेलर? देखो, लॉस्ट नहीं कर सकता, लॉस के बारे में बात नहीं कर सकते। राइट टू लीन का मतलब है गुड्स का पोजीशन को रिटेन करना। भले ही उसका राइट टू लीन है पर उसने गुड्स ट्रांजिट में भेज दिए, अब भेज दिए तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट, तो यहां पर इसका आंसर है स्टिल एंजॉय हिज राइट टू लीन। कि राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट तब लगा सकता है भले ही राइट टू, वो लगाना नहीं चाहता राइट टू लीन, वो स्टॉप है, क्योंकि जब गुड्स भेज दिए हैं दोस्तों तभी तो लगाएगा। अगर गुड्स की डिलीवरी ही नहीं होगी, देखो गुड्स की डिलीवरी ही नहीं होगी तभी राइट टू लीन लग सकता है। अब जब गुड्स भेज दिए हैं, उसका गुड्स आगे ट्रांजिट में जा रहा है तभी तो स्टॉपेज लगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि राइट टू स्टॉपेज ट्रांजिट लगा रहे तो राइट टू लीन नहीं लगा सकते, स्टिल एंजॉय राइट टू लीन। तो अगर राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर रहा है, वो एक्सरसाइज कर रहा है, वेयर ही स्टिल एंजॉय राइट टू लीन, वो स्टॉप नहीं कर सकता अपने। अगर एक राइट लगा रहा है तो दूसरा राइट स्टॉप नहीं हो सकता, एक राइट है तो दूसरा राइट भी अभी है। तो राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैन बी एक्सरसाइज अनपेड सेलर वेयर ही स्टिल ही एंजॉय राइट टू लीन। ठीक है, समझ में आएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक राइट को अधिकार ले लिया और दूसरा राइट खत्म हो गया। राइट टू रीसेल तभी आता है दोस्तों जब या टू राइट टू रिटेल लीन होगा, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट होगा। बताया था ना मैंने कि राइट टू लीन तभी आएगा जब राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट हो जाए या राइट टू लीन हो जाए, तभी राइट टू रीसेल हो सकता है, अदरवाइज राइट टू रीसेल नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमने राइट टू स्टॉपेज करा तो राइट टू लीन का अधिकार खो देंगे, तभी भी स्टिल एंजॉय करेंगे। क्या क्लियर है या नहीं है सर? अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो। अब राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द अनपेड सेलर वेयर द बायर इज इंसॉल्वेंट। अब इसकी कंडीशन पढ़ लो, अगर आप कंडीशन जानते हो तो कंडीशन क्या है? पहला, द सेलर मस्ट बी अनपेड। ओके, सेलर अनपेड होना चाहिए, गुड्स इन ट्रांजिट में होने चाहिए और बायर इंसॉल्वेंट हो जाना चाहिए। ये तीन कंडीशन समझ में आ रही है और प्रॉपर्टी पास हो जानी चाहिए। तो सेलर अनपेड होना चाहिए, सॉल्वेंट नहीं, बिकम इंसॉल्वेंट यस। जब सेलर क्या हो जाए दोस्तों? इंसॉल्वेंट हो जाए, तभी स्टॉपेज इन ट्रांजिट का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाता है। क्लियर है या नहीं है? सिंपल है, देखो जो कंडीशन लगाती वही आ गया, बाकी को पढ़ने की जरूरत ही नहीं। अब दोस्तों ये 43 कहता है सब सेल। पहले तो बताऊं सब सेल का मतलब क्या होता है। देखो, सेलर ने आपको, आप बायर हो मेरे लिए, मैं सेलर हूं, आप मेरे से माल खरीदना है, अब मैंने आपको माल बेच दिया। मान लो मैंने आपको 100 टीवी बेच दिए, अब फर्दर आप ये 100 टीवी आगे बेच रहे हो, तो दैट पहले सेल जो हुई उसको सेल कहते हैं। और जब बायर ने जब सेलर से खरीदा, उसके बाद बायर खुद बेच रहा है सेलर की कंसर्न लेके कि भाई मैं भी बेचूंगा, वैसा 100 टीवी तुमसे खरीदूंगा, फिर मैं आगे बेचूंगा, मेरी कंसर्न लिया आपने। ठीक है, अब बायर ने, ध्यान समझना क्या बोल रहा हूं मैं, आप मेरे पास आए, आपने कहा सर मैं भी आगे माल बेचना चाहता हूं, मैं रिटेलर हूं, मैं भी आगे बेचना चाहता हूं। मैंने कहा ठीक है 100 टीवी लो, आगे बेचो इसको। ठीक, तो मैंने जो आपको बेचा वो है सेल। अब बायर जो, मेरे लिए तो आप बायर थे, आपने आगे बेचा, तो आप जिसको बेचोगे तो उसके लिए आप सेलर हो जाएंगे और वो बायर हो जाएगा आपके लिए। तो दोस्तों आप जो बेचोगे वो होगा सब सेल, क्योंकि पहली बार जब मैंने बेचा वो होगा सेल, और फिर आप जब बेचोगे वो होगा सब सेल। पर आपको मेरी कंसर्न लेनी पड़ेगी। तो अगर आप मेरे 100 टीवी खरीद रहे हो, तो अगर आप फर्दर आगे बेचा तो मेरी कंसर्न लिया आपने कि भाई मैं आपके टीवी फर्दर आगे, आपकी कंपनी के टीवी फर्दर आगे बेचूंगा। ओके ठीक है, तो मैंने आपको बेचा, मेरे लिए सेल हो गई, आप मैं सेलर हूं, आप बायर हो गए। आप फर्दर आगे बेचोगे तो आप सब सेल कर रहे हो, मैंने सेल करी, आप सब सेल, उसके बाद जो सेल हो गई वो सब सेल हो गई। तो अगर आपने मैंने आपको बेच दिया, आप गुड्स आपके पास डिलीवर हो गए, अब आप आगे सेल आउट कर रहे हो, अब स्टिल इन ट्रांजिट है, क्या मैं उस ट्रांजिट गुड्स को रोक सकता हूं? नहीं रोक सकता हूं, या आप रोकोगे? सर आप रोकोगे। ये बात क्लियर है? ये तो क्लियर है भाई। जब मैंने बेच दिए और डिलीवर आपके पास हो गए, अब आप गुड्स डिलीवर कर रहे हो और आप अभी स्टिल इन ट्रांजिट है, तो ये वाला सेल है, मैं उसको नहीं रोक सकता, आपने बेचा है तो आप ही रोक सकते हो। तो सब सेल वाला पर्सन ही रोक सकता है उसको। तो क्या सब सेल अगर बायर ने करी सैलरी कंसर्न लेकर, तो सेलर क्या लॉस कर जाएगा अपनी स्टॉपेज इन ट्रांजिट? क्या मैं लॉस कर जाऊंगा? जो सेलर है, आप भी सेलर बनोगे, पर मैं जो सेलर हूं, मेन सेलर, वो लॉस कर जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल लॉस कर जाएगा दोस्तों, ट्रू है इसका आंसर। क्लियर है नहीं है? अब भाई मैंने आपको माल बेच दिया, अब फर्दर आप आगे बेच रहे हो, तो आप आगे बेच रहे हो, तो अगर आप आगे बेच रहे हो तो आपके पास अधिकार है स्टॉपेज इन ट्रांजिट का। मेरा अधिकार तो लॉ खत्म हो गया, क्योंकि मैं तो गुड्स डिलीवर हो चुके हैं ना। तो क्या मेरे पास अधिकार है कि आपकी वाली सेल पे स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगा सकूं? नहीं दोस्तों, तो मैं अपनी लॉस कर जाऊंगा स्टॉपेज इन ट्रांजिट। क्लियर है या नहीं है? क्योंकि मेरे गुड्स तो आपके पास डिलीवर हो गए, अब आपके पास अधिकार आ जाएगा स्टॉपेज इन ट्रांजिट का। क्लियर है? तो बिल्कुल सही है कि सेलर के पास अधिकार खो देगा स्टॉपेज इन ट्रांजिट का, अगर सब सेल करता है बायर। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
आई कह रहा है एस सेल कंटेन सर्टेन गुड्स टू बी वो मुंबई, एस सेल सर्टेन गुड्स टू बी को जो कि मुंबई में रहता है, द गुड्स आर हैंड ओवर टू द रेलवे ऑफ ट्रांसमिशन टू बी इन द इट मीन टाइम बी सेल गुड्स टू द थर्ड पार्टी टी फॉर कंसिडरेशन विदाउट द कंसेंट ऑफ एस, बी बिकम इंस्टॉलमेंट इन दिस केस, एस हैज राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, एस हैज लॉस्ट हिज राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, स्टेशन मास्टर हैज राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, या नन ऑफ द अबव। समझाता हूं कहानी पूरी क्या हुई, सुनेंगे ध्यान से। अब दोस्तों क्या हुआ, मान लो मैं एस हूं और आप बी जो मुंबई में रहते हो और एक पर्सन है टी। इस पूरी कहानी को समझा रहा हूं मैं। क्या हुआ, मैंने आपको कुछ सर्टेन गुड्स बेचे, आपने मुझे अभी तक पैसे नहीं दिए। आपने कहा सर गुड्स के, आपने मेरे से कहा मैं एस हूं आप बी हो और एक पर्सन है टी, ठीक है, उसकी बात बाद में आएगी। एस ने बी को गुड्स बेचे, बी ने कहा एस से कि ये गुड्स डिलीवर कर दो बाय द ट्रेन, ट्रेन के थ्रू डिलीवर कर दो। अब मैंने गुड्स ट्रेन के मास्टर को दे दिया, ट्रेन मास्टर स्टेशन मास्टर जो होता है उसको हाथ में दे दिया कि भाई ये लो पर्ची, रेलवे रिसिप्ट लो और जाकर मैंने डिलीवर कर दिया, मेरा काम तो खत्म हो गया। अब बी मुझे पैसे दोगे, मतलब आप मुझे पैसे दोगे। अब ट्रेन जा रही थी स्टॉपेज इन ट्रांजिट के अंदर है ट्रेन, आपके पास गुड्स डिलीवर नहीं हुए और ना ही आपने मुझे दिए पैसे अभी तक। अब आपने जो गुड्स ट्रेन से आ रहे थे आपने गुड्स बेच दिए टी को, आपने गुड्स किसको बेच दिए, टी को बेच दिए। ध्यान समझ रहे हो कहानी क्या हो रही है। मैंने आपको गुड्स बेचे, ये गुड्स मैंने ट्रेन के थ्रू भिजवा रहा हूं, आपने मुझे अभी तक पैसा नहीं दिया और आपने मेरे को पैसा ना दिए कारण नहीं दिया, और तब भी आपने जो गुड्स ट्रेन तो आज चल रही है अभी, ट्रेन वाले गुड्स आपने बेच दिए टी को। अब आप हो गए इंसॉल्वेंट, आपका पैसा मेरे पे आ नहीं रहा, मैं पैसे मांग रहा हूं, आप कह रहे हो सर मैं तो इंसॉल्वेंट हो गया। तो अब क्या मेरे पास अधिकार है जो गुड्स ट्रेन में चल रहे हैं वो ले लूं, क्योंकि वो गुड्स तो आपने बेच दिए टी को। क्या मेरे पास अधिकार है कि मैं उस गुड्स को स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर पाऊं? क्या आपको कौन सा समझ में आया क्या बोल रहा है ये? तो अगर एस ने गुड्स सेल करा बी को, बी ने भी पैसा नहीं दिया, एस इज अनपेड सेलर, उसने गुड्स भेज दिए, ट्रेन के थ्रू जा रहे हैं, आपने वो ट्रेन के थ्रू ही बेच दिए, ट्रेन की तरह भाई ट्रेन आएगी आप लेकर दिया, आपने बेच दिए और आप हो गए इंस्टॉलमेंट। ना तो आपने मेरा पैसा दिया, उससे पैसे लेने लिए वो नहीं बताया उसने, पर आपने मेरा पैसा नहीं दिया। क्या अब मेरे पास अधिकार है जो गुड्स ट्रेन पे जा रहे हैं वो गुड्स को रोक सकता हूँ, स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकता हूँ? बताओ सर बताओ। देखो सर मेरे पास तो अधिकार नहीं है, हमेशा ध्यान रखना जब भी गुड्स ट्रेन में जाते हैं, जब भी गुड्स ट्रेन में जाते हैं, वो जो स्टेशन मास्टर होता है ना, हम उसके पास जाकर रिक्वेस्ट करते हैं कि इस ट्रेन को रुकवा दो, तो मेन अधिकार तो किसके पास आ जाएगा? स्टेशन मास्टर के पास है। मतलब हमारे पास तो है पर हमारे पास इनडायरेक्टली है दोस्तों, डायरेक्टली हम ट्रेन को जाकर नहीं रुकवा सकते। हम किसके पास जाएंगे? रिक्वेस्ट करेंगे स्टेशन मास्टर के, सर जिस जो गुड्स जा रहे हैं और वो पर्सन इंस्टॉलमेंट हो गया, पैसा नहीं दे रहा, इस ट्रेन को रुकवा दो। तो हम स्टेशन मास्टर पर रिक्वेस्ट करेंगे। तो किसके पास अधिकार है? इन दिस केस स्टेशन मास्टर हैज राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट। स्टेशन मास्टर अगर गुड्स रेलवे के थ्रू जा रही है तो यहां पर सेलर एस गुड्स को नहीं रुकवा सकता, डायरेक्ट कॉल थोड़ा करेगा ट्रेन वाले को, भाई ट्रेन में जो चेन चला रहा है वो किसकी सुनेगा? स्टेशन मास्टर की। तो हम जाकर स्टेशन मास्टर से रिक्वेस्ट करेंगे, पर मेन अधिकार राइट तो किसके पास है ट्रेन रुकवाने का? स्टेशन मास्टर के पास है। तो भावुक ना हो कि भाई हमारे पास, वैसे तो देखा जाए हमारे पास है, पर भाई मेन अधिकार किसके पास है? हम जाकर ट्रेन नहीं रुकवा सकते दोस्तों, स्टॉप, हम तुम्हारी गाड़ी जा रही होती तब रुकवाते, हमें रोक दे मत भेजा आगे वापस लिया, ऐसा कर सकते थे। पर यहाँ पर ट्रेन को नहीं रुकवा सकते, ट्रेन रुकवाने का अधिकार किसके पास है? सिर्फ स्टेशन मास्टर के पास। तो अगर आपके पास ये कंसेप्ट आता है जो कि आगे आपको पूछेगा, पेपर में आने के चांसेस बहुत सारे हैं, तो हमेशा याद रखना स्टेशन मास्टर हैज राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट। क्लियर है या नहीं है? ठीक। राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट में एक्सरसाइज बाय द अनपेड सेलर बाय taking actual possession of goods by giving notice of his claim or to the carrier or bailee who hold the goods either A and B, both A and B। देखो stoppage in transit का मतलब क्या हुआ कि गुड्स जो जा रहे थे उनको रुकवा लिए और पोजीशन अपने पास रख लिया। तो राइट टू टेक एक्चुअल पोजीशन ऑफ गुड्स, ये तो ठीक है, और इसके बदले में क्या दे दिया? ट्रांसपोर्टेटर को एक नोट उसको दे दिया, उस पर्सन को एक नोटिस दे दिया, उसके पर्सन को आपके पास कैरियर वाले को, ट्रांसपोर्टर को। देखो या तो एक्चुअल पोजीशन ऑफ गुड्स, एक्चुअल पोजीशन ऑफ गुड्स रख ले अपने पास, या तो ट्रांसपोर्टेड। अब भाई देखो यहां से गुड्स चले
तो अभी किसके होल्ड पर है, अभी किसके पास है वो गुड्स, ट्रांसपोर्टेटर के पास, जो गाड़ी चला है ड्राइवर है उसके पास है। या तो उसको नोटिस भेज दे, कॉल कर ले, नोटिस कैसे भेज दे, या तो कॉल कर ले या कुछ बोल लिख कर दे दे, तो नोटिस कॉल से भी हो सकता है ये। तो नोटिस भेज दे कि भाई देखो गुड्स जो है अब वो गुड्स वापसी ले आओ, क्लेम कर रहा है कि भाई वो गुड्स वापसी ले आओ, वो वापसी वहां ले लिया, वो वापसी क्लेम कर रहा है। किससे क्लेम कर रहे हैं हम, या तो गुड्स के ड्राइवर से जिसके पास अभी होल्ड कर रहे हैं गुड्स, किसके पास होल्ड कर रहे हैं, कैरियर वाले के पास, कैरियर मतलब ट्रांसपोर्टेटर वाले के पास, जिसके पास गुड्स जो गुड्स ले जा रहा था उसके पास है गुड्स, उसको नोटिस भेजा। नोटिस कैसे भेज सकते, रिटर्न में भी और फोन में। फोन में बोला कि भैया गुड्स वापसी ले आओ, अब गुड्स ले आने की जरूरत नहीं है, और गुड्स का पोजीशन अपने पास रख सकते हैं। और या तो गुड्स जा ही रहे थे तो वही पकड़ लिए, जैसे कि गोडाउन है, गोडाउन से गुड्स जैसे ही निकले वैसी बात चल गया कि भाई बिकम इंस्टॉलमेंट हो गया, उसको निकाल लो, राइट टू स्टॉपेज कर लो, तो वहीं पकड़ लो। या तो गुड्स आधे रास्ते पहुंच गए हैं तो वहां उसको नोटिस भेज दो। तो दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है, आइदर ए और बी। या तो एक्चुअल पोजीशन ऑफ गुड्स रख लेते हैं, या तो उस पर्सन को, जिस पर्सन ने अभी ड्राइवर है, जो उस पर्सन के बाद अभी होल्ड है, उसको नोटिस भेज के बोल सकता है कि भाई गुड्स वापसी ले आओ, वो दे दो। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। जैसी गोडाउन से बाहर निकले, दैट्स कॉल्ड स्टॉप ट्रांजिट इन गुड्स इन ट्रांजिट। गोडाउन से बाहर निकलते गुड्स इन ट्रांजिट हो गए, हल्की सी दूर गए, वहीं रोक लिया, कह रहा है भाई ले आओ गुड्स, दैट्स कॉल्ड एक्चुअल टेकिंग द एक्चुअल पोजीशन ऑफ गुड्स। बहुत आगे चले गए, फिर रोक नहीं सकते थे, हम जा कर तो हमने फोन करा कि भाई रुक जाओ, भाई रुक जाओ, उसको गुड्स, दैट्स कॉल्ड गिविंग नोटिस ऑफ हिज क्लेम और टू द कैरियर मतलब ट्रांसपोर्टर। बेली वो पर्सन जिसके पास अभी गुड्स पड़े हुए हैं, हु होल्ड द गुड्स, जिसके पास गुड्स होल्ड है, उसको नोटिस भेजा कि भाई गुड्स मानते रहो, रोक दो, वापस ले आओ। दोनों ही केस हो सकते हैं, ए और बी। क्लियर है या नहीं है? चलो ऑक्शन सेल आ गया। इन ऑक्शन सेल, सेल ऑफ गुड्स, द सेलर मेक्स यूज ऑफ प्रिटेंडिंग बिडिंग ऑफ रेजिंग द प्राइस, द सेल इज। अच्छा, अगर प्रिटेंडिंग बिडिंग करी तो प्राइस को बढ़ाने के लिए प्रिटेंड बिडिंग करी, तो किसी और को रख लिया सेलर ने कि भाई यहाँ पर तू प्राइस बढ़ाते रही हो, तो इससे क्या होगा? तो ये वैलिड है या वॉइड है, या वॉइडेबल एट द इंस्टेंट ऑफ द बायर, या अनइनफोर्सेबल है? दोस्तों वॉइड का मतलब क्या है? जो वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग होता है। वॉइडेबल का मतलब क्या होता है? एट द इंस्टेंट ऑफ द बायर। वॉइड का मतलब जिसमें एक पार्टी के पास ऑप्शन है केस करने का, दूसरी पार्टी के पास ऑप्शन नहीं है। अब मैं एक सेलर हूं, मैं प्रिटेंडिंग बिडिंग कर रहा हूं, मैंने आप मेरे एजेंट हो, मैंने आपको बोला कि प्राइस को हाई करने के लिए खड़े हो जाओ वहां पर। अब एक बायर खरीद रहा है, आपने बायर कह रहा है भाई 1 लाख का खरीदना चाहता है, आपने कहा 1,05,000 रुपए, इससे प्राइस बायर को यार ये तो खरीदना जरूरी है। आपने बायर ने 1,10,000 कोट कहा, फिर आपने कहा 1,11,000, आपने बायर ने 1,12,000 करा, तो आप क्या कर रहे हो? सिर्फ प्राइस को बढ़ाने के लिए खड़े हो। तो अब क्या मैं बायर पे केस कर सकता हूं? क्या नहीं कर सकता। सिर्फ बायर अगर को पता चल गया कि भाई प्रिटेंडिंग बिडिंग चल रही थी, तो सिर्फ बायर केस कर सकता है। तो वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी, जो पार्टी पीड़ित पार्टी है वही केस कर सकते, दूसरी पार्टी केस नहीं कर सकती। दैट इज कॉल्ड वॉइडेबल। कैसे कहते हैं ना, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ केस कौन कर सकता है? सिर्फ एक पार्टी कर सकती है। तो वॉइडेबल है दोस्तों इन केस ऑफ द बायर। बायर केस कर सकता है पर सेलर केस नहीं कर पाएगा प्रिटेंडिंग बिडिंग केस के अंदर। क्लियर है नहीं है? An auction sale is complete on the delivery of goods, fall of the hammer, payment of price या none of these। आपको पता है ऑक्शन सेल कब कंप्लीट होती है? फॉल ऑफ हैमर। आगे बढ़ते हैं। Where the sale is not notified to be subjected to right to bid on behalf of seller, it shall not be lawful for the seller to bid himself or to employ any person to bid at such sale। क्या कहता है? देखो ध्यान से। Where the sale is not notified to be subject to the right to bid on behalf of seller, on behalf of seller। देखो इसका मतलब है कि सेलर जो है वो जब अपना प्रोडक्ट को बेचना चाह रहा है, मान लो मैं अपना एक पेन नीलाम करना चाहता हूँ, ऑक्शन सेल पे जाना चाहता हूँ। आप सोचो मत, छोटा है, मान लो बहुत महंगा पेन है, बहुत पुराना है, ओल्ड पेन है, बहुत पुराना, बड़ा महंगा है। अब ये पेन मैं अपना ऑक्शन सेल करना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं ऑप्शन सेल अपना पेन करना चाहता हूं, तो मैंने ये नोटिफाई नहीं करा कि भाई मैं भी बिड कर सकता हूं या मेरे बिहाफ पर कोई मेरा पर्सन बिड कर सकता है। देखो अगर सेलर को बिड करना है या सेलर के बिहाफ पर कोई किसी पर्सन को बिड करना है, तो सेलर को ये नोटिफाई करना पड़ेगा सारे बिडर को, है ना, बायर को, जो भी खरीदना है। बताया था मैंने कि अगर सेलर बिड करना चाहता है या सेलर के बिहाफ पर कोई पर्सन बिड करना चाहता है, मान लो मैं ये पेन है, नीलाम हो रहा है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, घर वाला जो एग्जाम्पल दिखाया था मैंने आपको, उसके अंदर मैंने क्या बताया था आपको? मैंने बताया था देखो घर का मालिक खुद बिड कर रहा है, पर सबको पता है कि ये घर का मालिक ही बिड कर रहा है, पता है ना। तो अगर सेलर भी बिड करना चाहता है और सेलर के बिहाफ पर कोई दूसरा पर्सन बिड करना चाहता है, तो आपको नोटिफाई करना पड़ेगा। अगर सेलर ने नोटिफाई नहीं करा तो ये अनलॉफुल माना जाएगा। तो वही लिखा है कि
वेयर द सेल इज नॉट नोटिफाइड टू बी सब्जेक्ट टू द राइट टू बिड ऑन द बिहाफ ऑफ सेलर। अगर सेलर, हाँ सेलर के पास राइट टू बिड है, पर यह है कि पहले तू बता दे कि भाई, तो भाई के बायर को भी पता लगना चाहिए कि भाई ये सेलर है या खुद बिड कर रहा है अपनी उससे, अपना खरीदना चाहता है खुद, प्रिटेंडिंग बिडिंग बिडिंग करने के लिए नहीं आया, खुद खरीदना चाहता है उसको, भैया नीलामी हो रही है, मालूम मजबूरी में हो रही हो, कहता है भाई मेरे पैसे आ गए, मैं खुद खरीदना चाहता हूं इसको, तो वो चीज। तो अगर सेलर ने नोटिफाई नहीं करा, इस सेल नॉट बी लॉफुल, वो लॉफुल नहीं माना जाएगा, और सेलर ना तो खुद टू बिड हिमसेल्फ और ना किसी एम्प्लॉय किसी पर्सन को कर सकता है उसके सेल में बिड करने के लिए। तो अगर सेलर बिड करना चाहता है, उसके बाद राइट टू बिड है, तो आपको नोटिफाई करना पड़ेगा, सेलर को नोटिफाई करना पड़ेगा, मतलब बताना पड़ेगा सभी को। अगर सेलर ने नहीं बताया तो वो लॉफुल नहीं माना जाएगा, ना तो सेलर बिड कर पाएगा, ना सेलर किसी पर्सन को रख सकता है बिड करने के लिए। अगर सेलर बिड करना चाहता है और सेलर किसी पर्सन को रखना चाहता है तो नोटिफाई कर दे सभी बायर को, तो उसको पता होना चाहिए कि भाई सेलर भी आया है यहाँ पर बिड करने। Where the sale is not notified to the subject to the bid of the seller and the auctioneer knowing taking any bid from the seller or any such a person, the sale shall be treated as dash by the buyer। क्या कह रहा है कि भाई sale is not notified to be subject to the right of bid of the seller or behalf of seller। भाई सेलर के बाद राइट टू बिड है और सेलर राइट टू बिड कर रहा है, या तो खुद कर रहा है या खुद ही पर्सन के थ्रू करवा रहा है, वो नोटिफाई नहीं करा। एंड दी ऑक्शनरी नोइंग टेकिंग एनी बिड फ्रॉम दी सेलर, ऑक्शनरी क्या कर रहा है सर, ऑक्शनरी को पता है कि ये सेलर है, बाकी किसी को नहीं पता, पर ऑक्शनरी को पता है ये सेलर है, इसी का माल बेच रहा हूं। मान लो मैं सेलर हूं, मैं ये बिकवाना चाहता हूं, आप ऑक्शनरी हो, आप मैंने आपको दिया, पकड़ो, मैंने आपको दिया, आपने ये माल बेच रहे हो, अब मैंने कहा भाई मैं सेलर हूं, किसी को नहीं पता, नोटिफाई नहीं करा, मैं सेलर हूं, मैं बिड करे जा रहा हूं, आप मेरी बिड ले रहे हो, पर आपको पता है कि आप मेरी बिड ले भी रहे हो और आपको पता है कि मैं सेलर हूं, तो क्या ये बायर की तरफ से क्या माना जाएगा, लॉफुल, इलीगल, इमोरल या फ्रॉडलेंट? बताओ क्या माना, अनलॉफुल माना जाएगा, क्या माना जाएगा? देखो इसमें हम दो चीज लिख सकते हैं, अनलॉफुल लिख सकते हैं और इमोरल लिख सकते हैं। इमोरल मतलब मोरल वैल्यूज, आर्थिक्स के अंदर मैंने आपको सिखाया था, मोरल वैल्यूज के खिलाफ है। भाई जब आपको बताया गया है, देखो इंस्टीट्यूट कहता है कि इमोरल है, मुझे भी लगता है कि भैया इमोरल भी हो सकता है, अनलॉफुल भी हो सकता है, बायर इसको अनलॉफुल ट्रीट करेगा, लॉ के अगेंस्ट जाके कराया आपने। अभी तो बात करी थी कि अगर नोटिफाई नहीं करा तो अनलॉफुल होगा, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, यहाँ पर एक ऑप्शन होना चाहिए, बाकी इंस्टीट्यूट ने तो सी लगाया है, पर यह भी हो सकता है दोस्तों, पर आप इंस्टीट्यूट का मान के चलेंगे। पर अगर आता है तो यहाँ पर बोथ, और अगर सही आंसर है, मेरे को लगता है ये गलत है, पर अगर आएगा तो बोथ ए एंड सी आएगा, तो बोथ ए एंड सी पे क्लिक करना अगर आएगा तो, ठीक है, पेपर में अगर आएगा ना तो बोथ ए एंड सी जरूर आएगा यहाँ पर। तो उस केस के अंदर अनलॉफुल भी हो सकता है, इमोरल भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है, अनलॉफुल हो सकता है क्योंकि वो ऑब्वियस ही बात है, सेलर बिड कर रहा है, ऑक्शनरी जानता है कि ये सेलर है फिर भी उसकी बिड ले रहा है, तो सेलर बायर क्या मानेगा, सेल को अनलॉफुल मानेगा, इमोरल मानेगा। भाई ये तो मोरल वैल्यू के खिलाफ है, जब तुमने कहा था कि भाई अगर सेलर बिड करेगा तो उसको नोटिफाई करो, और नोटिफाई कर भी नहीं रहे हो, और ऑक्शनरी जानता है वो सेलर फिर भी उसकी बिड ले रहा है, तो ये अनलॉफुल भी है और इमोरल भी है, ठीक है, दोनों ही इसका आंसर है। तो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर होगा, ए एंड सी इज द राइट आंसर होगा, ऐसा ऑप्शन जरूर आएगा आपको पेपर में। आ जाओ 50वें में चलते हैं दोस्तों। 50वां कहता है एन एक्ट बाय विच एन इंटेंडेड बिडर टू डिस्करेज और डिस्यूज्ड डिड फ्रॉम द बिडिंग इन ऑक्शन सेल इज कॉल्ड। सबसे पहले तो बताओ, मैंने 3 शब्द को मतलब बताया, ये पहले तो डंपिंग किसी नाम का होता ही नहीं, डैम्पिंग होता है, डंपिंग नहीं होता दोस्तों, ए आता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, कंफ्यूजन करने के लिए देंगे, ड्यू नहीं आता कभी भी, डंपिंग अलग है, जीएसटी का कॉन्सेप्ट है डंपिंग करना, यहाँ पर डैम्पिंग है सेल ऑफ गुड्स में दोस्तों, कंसेप्ट तो बी है, सेल ऑफ गुड्स। डैम्पिंग का मतलब सिखाया था, नॉकआउट एग्रीमेंट भी बताया था मैंने, डैम्पिंग का मतलब प्रेफर बताया था, जो पर्सन प्रिटेंडिंग बिडिंग गलत बिडिंग करता है प्रेफर होता है वो। तो डैम्पिंग का मतलब क्या होता है, किसी पर्सन को आने से, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, भाई ये घर मत खरीदो, भूत प्रेत रहता है इस घर के अंदर, तो बायर को कर रहे हैं, डिस्करेज कर रहे हैं कि मत लो भाई ये मत लो करके, है ना, दैट इज कॉल्ड डैम्पिंग। इंटेंशन के साथ कह रहा है कि बायर बिड ना लगा सके इसके अंदर, दैट्स कॉल्ड डैम्पिंग। क्लियर है, समझाया था मैंने आपको ऐसा डिटेल में। डैश इज अ फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बायर टू प्रिवेंट कंपटीशन अमंग देमसेल्फ एट द ऑक्शन सेल। डैश इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बायर, आपको पता चल गया कॉम्बिनेशन ऑफ बायर के अंदर नॉकआउट एग्रीमेंट इज अ राइट आंसर। नॉकआउट एग्रीमेंट में ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ बायर, बायर बायर से कह देता है भाई देख तू ज्यादा बिड लगाएगा मैं भी ज्यादा, ये ऐसे कर लेते हैं, तू मत लगा मैं बिड लगा लेता हूं, मैं हम खरीद लेते हैं, फायदा दोनों का आधा आधा बांट लेंगे, ठीक है। तो ये है नॉकआउट एग्रीमेंट, बताया था मैंने आपको। इन प्रिटेंडिंग बिडिंग क्या होता है दोस्तों, प्रिटेंडिंग बिडिंग के अंदर क्या होता है, सेल इज, आपको बताया था प्रिटेंडिंग बिडिंग, अभी बताया प्रिटेंडिंग बिडिंग क्या होता है, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बायर, इसमें बायर चाहे तो केस कर सकता है। प्रिटेंडिंग बिडिंग का मतलब क्या है,
अनलॉफुल तरीके से प्राइस को राइज करा जा रहा है। अब सेलर तो केस कर नहीं पाएगा कि भाई मैं प्राइस केस कर रहा हूं तू तेरे पे केस करता हूं, ऐसा तो नहीं सकता। अब बायर के पास ऑप्शन आ गया कि केस पर जो वॉइडेबल है, क्योंकि एक पार्टी के पास ऑप्शन आता है तो वॉइडेबल होता है, ठीक है, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बायर। इन ऑक्शन सेल द प्रॉपर्टी शैल बी सोल्ड टू बी लोवेस्ट बिडर, आपको पता है हाईएस्ट बिडर, जिसकी ज्यादा बिड होगी उसको प्रॉपर्टी को सोल्ड करा जाएगा, ठीक है। एन ऑक्शनरी विल लायबल फॉर डैमेजेस, एन ऑन ऑक्शनरी विल लायबल फॉर डैमेजेस। ये कह रहा है भाई किस किस केस के अंदर ऑक्शनरी जो है, जो नीलामी कर रहा है, जो ऑक्शन सेल करवा रहा है, किस किस केस के अंदर वो डैमेजेस के लिए लायबल है। तो इफ द ऑक्शनरी हैड नॉट ऑथराइज्ड अथॉरिटी टू सेल द गुड्स, अगर आप ऑक्शनरी हो, आपके पास अथॉरिटी नहीं है कि आप गुड्स बेचने की, वो गुड्स बेचने की आपके पास अथॉरिटी नहीं है, सेलर ने अथॉरिटी नहीं दी, तो फिर भी आप वो गुड्स बेच रहे हो, तो आप लायबल हो या नहीं हो? यस, सिंपल। इफ देयर इज अ डिफेक्टिव इन अ प्रिंसिपल टाइटल, अगर मैं धोखेबाजी करके ये लेकर आया, मैंने फ्रॉड करके किसी से ये लिया पेन और मैंने आपको बेच दिया, और मैंने आपको बोला कि भाई इसको ऑक्शन सेल पे डाल दो, इसको नीलामी कर दो, और आपने निकाल दी, नीलामी कर दी, तो आपको पता था कि ये डिफेक्टिव है, आपको पता था कि ये गुड्स क्या है, डिफेक्टिव है, और इसका जो पर्सन है, सॉरी गुड डिफेक्टिव है, गुड सही है, इसका जो टाइटल है ऑनरशिप है ये डिफेक्टिव है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ये पेन ए का था, ए से मैंने फ्रॉड करके ले लिया, मैंने आपको दिया, आपने पेन आगे बेच रहे हो, ऑक्शन सेल करवा रहे हो, आपको पता है कि ये जो पेन है इसका जो ऑनरशिप है, ऑनर कोई और है, मैं इसका ऑनर नहीं हूं, ये मैं इसका ऑनर नहीं हूं, तो प्रिंसिपल टाइटल क्या है? डिफेक्टिव है, मैं इसका ऑनर नहीं हूं, ऑनर कोई और है, तो इस केस के अंदर आप जानते हो इस बात को, तब भी आप ऑक्शन सेल कर रहे हो, तो आप लायबल हो गए इस चीज के लिए। हाँ, अगर नहीं जानते तो लायबल नहीं हो गए। तो यहां पर लिखा है इफ देयर इज अ डिफेक्टिव इन अ प्रिंसिपल ऑनर, और आगे भी लिखना चाहिए था इफ देयर इज अ डिफेक्टिव इन प्रिंसिपल टाइटल प्रिंसिपल, ये इसका जो पेन का जो ऑनर मैं नहीं कोई और है, तो प्रिंसिपल टाइटल डिफेक्टिव आ गया, तो ये आप जानते थे, ऐसा लिखा होना चाहिए था पीछे, यहाँ पर कोई नहीं, हम ये एज्यूम करते ही जानते थे, ठीक है। हम यहाँ पर ये एज्यूम करके चल रहे दोस्तों कि यहाँ पर ऑक्शनरी जानता था कि ये है, तो इस केस के अंदर ये भी ठीक माना जाएगा। इफ द बायर पोजीशन इज डिस्टर्ब बाय द ऑक्शनरी, अगर बायर की पोजीशन में ऑक्शनरी डिस्टर्ब करा, ऑक्शनरी प्रिंसिपल और ऑक्शनरी हिमसेल्फ, ठीक है, मान लो कि भाई आपने ऑक्शन सेल कर रहे थे पेन, और मैंने आपका ये पेन खरीद लिया, अब मैंने खरीद लिया, मैंने आपको पेमेंट कर दी, अब आप मेरी ऑनरशिप में डिस्टर्ब कर रहे हो कि नहीं भाई ये तो पेन किसी और का है, तूने कैसे ले लिया ये वो करके, या तो आप ऑक्शनरी कर रहा है या ऑक्शनरी का प्रिंसिपल इस गुड्स के, मेरे जो ये पेन मैंने खरीद लिया, अब इसका ऑनर मैं बन गया, तो मेरे पे राइट टू स्टॉपर लग जाएगा, राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, कोई भी आकर मेरे से पेन नहीं ले सकता आप, और फिर भी आप डिस्टर्ब कर रहे हो, तो इसके अंदर ऑक्शनरी लायबल है या नहीं है? डिस्टर्ब करने का मतलब तरीका क्या हो रहा है? आप ये कह रहे हो कि भाई ये पेन मुझे वापसी दे, अपने प्राइस ले जा, ऐसे क्यों ले जा भाई, मैंने प्राइस कर दिया, नीलामी करी थी आपने, मैंने पैसे दे दिए, अब मैं ले रहा हूँ ये, तो इस केस के अंदर आप कोई भी पर्सन इस पेन को नहीं ले सकता मेरे से, दैट्स कॉल। अगर वो फिर भी डिस्टर्ब कर रहा है तो ऑक्शनरी खुद कर रहा है या ऑक्शनरी का प्रिंसिपल जो मेन ओनर था वो कर रहा है, तो उस केस के अंदर दोनों ही लायबल है। तो ऑल ऑफ दिस इज लिख दिया, ऑल ऑफ दिस राइट आंसर दोस्तों, इस केस के अंदर ऑल ऑफ दिस कब कब केस के अंदर ऑक्शनरी लायबल होगा? अगर ऑक्शनरी के पास अथॉरिटी नहीं है फिर भी कुछ बेच रहा है तब लायबल है। ऑक्शनरी जानता है कि जो मैं बेच रहा हूं उसका जो ऑनर है वो डिफेक्टिव टाइटल है, किसी और का चीज है, वो उसकी चीज बेच रहा हूं, जानता है, तब भी वो लायबल है। और बेचने के बाद अगर बायर को डिस्टर्ब कर रहा है, परेशान कर रहा है कि भाई वापसी दे गुड्स, वो तब भी वो लायबल है। क्लियर है नहीं है? समझ में आ गया? ठीक। Unless excluded by the agreement of to the contrary, where after the contract has been made up by but before it has been performed, excise duty in increase। अब देखो ध्यान से, इस लाइन को बिल्कुल समझ नहीं आएगा और आप समझ नहीं पाओगे। आप मेरी दुकान पर आए, आपने मेरे से कहा सर मैं कुछ खरीदना चाहता हूं, मैंने कहा ठीक है खरीद लीजिए। आपने मान लेते हैं एक वॉशिंग मशीन खरीदी मेरे से, मेरी इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, और आपने मेरे से वॉशिंग मशीन खरीदी, ठीक है। अब आपने मेरे से जब वॉशिंग मशीन खरीदी तो मेरे खरीदने से पहले आपने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट करा कि सर मैं ये वॉशिंग मशीन खरीदना चाहता हूँ, कितने की दोगे? मैंने कहा सर इतने की दूंगा और इस पे 5% का टैक्स लगाऊंगा मैं, ठीक है, 5% का टैक्स लगाऊंगा मैं, ऐसे मैंने कह दिया। तो आपने कहा भाई 1 लाख की दूंगा और 5% का टैक्स लगाएंगे, चलो 50,000 का दूंगा और 5% का टैक्स लगाएंगे, 2500, मतलब 52,500 की पड़ेगी। अब कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। अब मैंने कहा भाई ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप मुझसे कल आकर ले लेना। आज रात को गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि प्राइस बढ़ गया है टैक्स का, 5% की जगह 10% हो गया है। ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, कहानी को समझ गए तो आपको समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट, नहीं समझे तो नहीं समझ में आया। दोबारा समझे, आप मेरे से प्रोडक्ट खरीदने आए, आपने मेरे से प्रोडक्ट खरीदा, मैंने कहा सर जितने का प्रोडक्ट है उसमें 5% का टैक्स लूंगा आपसे मैं, ठीक है, और मैंने कहा ये प्रोडक्ट आपको कल दूंगा मैं। आज रात को गवर्नमेंट ने टैक्स का रेट बढ़ा दिया, 5% की जगह 10% कर दिया। अब मुझे बताओ
कल वो जब वो पर्सन आएगा तो क्या वो 5% टैक्स पे करेगा या 10% टैक्स पे करेगा? बताओ सर। क्या उसको जो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था 5% पे कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है पर अभी परफॉर्म नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका पर परफॉर्म नहीं हुआ, उससे पहले टैक्स का रेट इंक्रीज हो गया, तो क्या अब वो पर्सन ज्यादा टैक्स पे करेगा या उतना ही पे करेगा जितना कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है? क्या सोचते हो सर? मैं आपको बता दूं, जो भी आपके कंफ्यूजन दूर हर कर देते हैं, अगर बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद और परफॉर्मेंस होने से पहले अगर टैक्स का प्राइस बढ़ जाता है, टैक्स रेट बढ़ जाता है, उस केस के अंदर दोस्तों बायर को टैक्स रेट बढ़ा हुआ देना पड़ेगा और सेलर उससे वो चार्ज करेगा। दोस्तों ऑब्वियस ही बात है। अगर मान लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो चुका है, मैंने आपको गुड्स बेच दिए, ऑनरशिप भी ट्रांसफर कर दी, उसके बाद टैक्स रेट बढ़ा, फिर कैसी बात? फिर तो अगले गुड्स पर लगेगा ना। ये बात ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है पर परफॉर्मेंस नहीं हुई, तो उससे पहले अगर टैक्स रेट बढ़ गया तो इंक्रीज जो बढ़ा है वो प्राइस बायर से चार्ज करा जाएगा और बायर को पे करना पड़ेगा। पर अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया और परफॉर्मेंस भी हो गई, और जब परफॉर्मेंस हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म ना दोस्तों। जब परफॉर्मेंस हो जाती है दोनों साइड से तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। अब उस केस के अंदर एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज कर लेगा। भाई आप वॉशिंग मशीन खरीदने आए, मेरे से खरीदा, कॉन्ट्रैक्ट आपने पैसे दिए, मैंने टैक्स दे दिया, मेरे 5% टैक्स लिया, अगली रात को गुड्स हुआ, आज मैंने आपको बेच दिया, वॉशिंग मशीन आप घर लेकर चले गए, आपने पैसा भी दे दिया, अब टैक्स का रेट बढ़ गया, तो क्या आपसे दोबारा टैक्स मांग सकता हूं? नहीं मांग सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो परफॉर्म हो चुका है। ये बात ध्यान रखना कि कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है पर परफॉर्मेंस नहीं हुई है और बीच में टैक्स का प्राइस बढ़ जाता है तो उस केस के अंदर बायर को देना पड़ेगा। हाँ परफॉर्मेंस हो गई है फिर नहीं देना पड़ेगा। तो यहां पर लिखा है अनलेस एक्सक्लूड बाय द एग्रीमेंट ऑफ द कॉन्ट्ररी। भाई एग्रीमेंट में ये बात नहीं लिखी थी, वेयर आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, हैज बीन मेड बट बिफोर इट्स परफॉर्म। कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है परफॉर्मेंस से पहले, एक्साइज ड्यूटी टैक्स होता है एक तरीके का, है ना, इज इंक्रीज्ड। एक्साइज ड्यूटी क्या होगी दोस्तों? अब तो जीएसटी आ गया, मेनली पहले एक्साइज ड्यूटी होता था, ठीक है। फैक्ट्री से जैसे ही माल बाहर निकलता था टैक्स लगता था इन द नेम ऑफ एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी इज इंक्रीज। अब एक्साइज ड्यूटी को काट के यहां पर लिख दो जीएसटी। जीएसटी बढ़ गया है, टैक्स रेट बढ़ गया है, तो क्या बायर वुड पे द इंक्रीज प्राइस? यस, बायर को प्राइस देना पड़ेगा जितना टैक्स बढ़ा है, क्योंकि परफॉर्मेंस अभी नहीं हुई है। और सेलर कैन चार्ज द इंक्रीज प्राइस? यस, सेलर कैन नॉट, नो, सेलर कैन चार्ज। तो ए एंड सी इज अ राइट आंसर, बोथ ए एंड सी इज अ राइट आंसर। बायर को इंक्रीज प्राइस भी देना पड़ेगा और सेलर उसे इंक्रीज प्राइस चार्ज कर सकता है, दोनों से, दोनों बातें की है। सेलर चार्ज करेगा तो बायर देगा, तो बातें की है, पर दोनों अलग लिखा था, अलग अलग टिक लगा देना। तो बायर को इंक्रीज प्राइस पे करना पड़ेगा और सेलर को इंक्रीज्ड प्राइस को चार्ज करना पड़ेगा उससे, ठीक है दोस्तों। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट बनने से बाद और परफॉर्मेंस से पहले। कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, परफॉर्म भी हो चुका है, फिर नहीं चलेगा, फिर अगले बायर जो आएगा उस पर लगेगा, इस बायर पे नहीं हो सकता। क्लियर है नहीं है? ब्रीच ऑफ कंडीशन गिवन द एग्रीड पार्टी राइट टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम कंडीशन को ब्रीच करते हैं तो अगली पार्टी को, एग्रीड पार्टी क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है या नहीं कर सकती? ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, कैंसिल कर सकती है, ये मैंने सिखाया था। वारंटी स्टुपुलेटेड एसेंशियल टू द मेन पर्सन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल टू द या कोलेटरल टू द? कोलेटरल टू द मेन पर्सन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो फॉल्स है, तो प्रतिशत में आ गया, आगे तो बुड्ढे की जरूरत ही नहीं है। कोलेटरल होता है दोस्तों। कंडीशन एंड वारंटी कैन बी इंप्लाइड और एक्सप्रेस, बिल्कुल सही, दोनों इंप्लाइड भी होता है और मैंने आपको बताया भी था ये। कंडीशन एज टू टाइटल, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, कंडीशन एज टू सेल बाय सैंपल, कंडीशन एज टू होलसमनेस, कंडीशन एज टू मटेरियल आर एक्सेट्रा आर द एक्सप्रेस कंडीशन नहीं दोस्तों, इंप्लाइड कंडीशन। आप देखो एक्सप्रेस के बारे में तो कुछ, एक्सप्रेस कंडीशन तो वो कंडीशन तो पहले से, उसमें बताने की जरूरत क्या है, ये तो इंप्लाइड कंडीशन है दोस्तों, सारी की सारी फॉल्स है, क्योंकि यहां बोला ये एक्सप्रेस है, हम कह रहे नहीं ये एक्सप्रेस नहीं, इंप्लाइड है, इसलिए फॉल्स बोल दिया है। क्यूट पोजीशन, फ्रीडम फ्रॉम द इनकम्बेंस, डिस्क्लोजर, डेंजरस नेचर गुड्स आर एक्सेट्रा आर द इंप्लाइड कंडीशन दोस्तों। ये अब वो सोचेगा यार यहाँ तो हमने पढ़ा था ये चीज, तो ये एक्यूट पोजीशन पढ़ा है हमने, फ्रीडम इनकम्बेंस, डिस्क्लोजर, डेंजर नेचर ऑफ गुड्स, ये पढ़ा है सब हमने। तो आप ध्यान देना, यहाँ पर लिखा है इंप्लाइड कंडीशन, और जबकि ये इंप्लाइड है, बिल्कुल सही है, इंप्लाइड वारंटी है, कंडीशन नहीं, गलती मत करना, आराम से पूरी बातें पढ़ लेना। मैं आपको दिखा देता हूँ इंप्लाइड वारंटी, अगर आप कॉन्सेप्ट में देखो, इंप्लाइड वारंटी ये रहा, क्यूट पोजीशन इंप्लाइड वारंटी का है, फिर हमने बताया था फ्रीडम ऑफ इनकम्बेंस, फिर हमने एज टू फिटनेस, डिस्क्लोजर ऑफ डेंजर, और सारे बताए थे मैंने, और देखो सारी चीजें वो, तो ये इंप्लाइड कंडीशन है, वारंटी, इंप्लाइड वारंटी, तो फॉल्स है, ट्रू है, फॉल्स है सर, आया समझ में? तो इसलिए मेरे नोट्स अगर आपने ढंग से पढ़ लिए ना तो बस सारे एमसीक्यू ट्रू फॉल्स कर जाओगे भाई, एक ही चीज ढंग से पढ़ना। कैविट टेम्परेचर मींस लेट द बायर बी अवेयर, यस, कैविट टेम्परेचर का मतलब है बायर बी अवेयर, कैविट टेम्परेचर का मतलब क्या है, लेट द बायर बी अवेयर, लेने से पहले भाई ध्यान से लेना, ठीक है। अंडर द कैविट टेम्परेचर बायर एक्सपेक्टेड टू टेक एटमोस्ट केयर and diligence while purchasing the goods and seller is not bound to disclose defective in the goods.
बिल्कुल सही कहता है। कैलविन टेम्परेचर क्या कहता है, बायर के पास ये होना चाहिए, जब बायर ये गुड्स ले तो बिल्कुल सोच समझकर परचेस करते टाइम बिल्कुल ध्यान से देखे गुड्स को। सेलर कभी भी बाउंड नहीं है कि अपने ही गुड्स के अंदर डिफेक्टिव निकाले। सेलर ये कभी नहीं बोलेगा, आपको गुड्स दिखाए सेलर का, आपने देख लिए, अरे एक डिफेक्टिव है सर, ये तो फट रखा है, आपने कपड़ा लिया, आपने कहा ये कपड़ा फट रहा है, तो आपने कहा अरे यार मैं सेलर हूं, मैंने यार ये तो फट गया, चलो भाई दूसरा छोड़ू, दूसरा कपड़ा दे बस मैडम को, सर को, ऐसे बोलते हैं ना, देखा होगा आपने। तो क्या सेलर कभी ये देखेगा, बोलेगा कि अपने ही गुड्स के अंदर डिफेक्ट है, सर मैम ये कपड़ा फटा हुआ इसको नहीं दूसरा लेते, ऐसा नहीं बोलता दोस्तों। तो सेलर कभी बाउंड नहीं है अपने गुड्स के अंदर डिफेक्ट लाना, बायर को खुद देखना पड़ेगा। ये तो था कैलविन टेम्परेचर, बिल्कुल सही लिखा है यहाँ पर, बायर को फॉल्स क्यों कर दिया, ट्रू है। बायर को बिल्कुल सही तरीके से देखना है, डिलीजेंस से देखना है, परचेसिंग करते टाइम डिलीजेंस से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखते रहो कि खरीदना। सेलर बिल्कुल भी बाउंड नहीं है अपने गुड्स के अंदर डिफेक्टिव निकालने का। ट्रू इज द राइट आंसर, दिस इज ट्रू। क्या रिक्स गुड्स के पोजीशन में एसोसिएट होता है, मतलब ट्रांसफर होता है? गुड्स का पोजीशन ट्रांसफर करा तो रिक्स भी ट्रांसफर होगा दोस्तों, ये नहीं होगा। इन्होंने यहाँ पर पूरी बात नहीं दे रखी दोस्तों, अब मैं क्या करूं, अब ये बताओ सेल की केस में या एग्रीमेंट टू सेल की केस में, ये तो बताया नहीं। तो रिक्स इज एसोसिएटेड विद द पोजीशन ऑफ गुड्स। रिक्स क्या गुड्स के पोजीशन में ट्रांसफर होता है दोस्तों? रिक्स अगर सेल होगा तो सेल के केस के अंदर पोजीशन और ओनरशिप दोनों हो जाती है। तो यहां पर अगर मैं सही इसको ठीक करूं ना, तो यहां पोजीशन की जगह आना चाहिए था प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी अगर यहाँ प्रॉपर्टी होती तो आपको समझ में आता, ऑनरशिप के साथ गुड्स रिक्स हमेशा पास होता है, तो ऑनर के साथ हमेशा रिक्स रहता है। एसोसिएट किसके साथ रहता है, रिक्स किसके साथ रहता है, ऑनरशिप के साथ। जहां ऑनरशिप रिक्स वहां, तो यहाँ प्रॉपर्टी आना चाहिए था, यहाँ पर ट्रू है इसका आंसर, ठीक है। और अगर पोजीशन लिखते हैं तो सेल के केस में, अगर सेल होता है तो सेल के केस के अंदर ट्रू माना जाएगा, सेल के केस के अंदर, क्योंकि सेल एक ऐसी चीज है जहां पर गुड्स का पोजीशन हो जाता है ट्रांसफर, और रिक्स अभी भी रिक्स सेल के केस में पोजीशन भी ट्रांसफर होता है, ऑनरशिप भी ट्रांसफर होती है, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल तो रिक्स भी ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है सर, क्लियर है या नहीं है? ट्रू। सेलर कैन sue फॉर प्राइस ओनली व्हेन द प्रॉपर्टी गुड्स हैज बीन पास्ड ऑन द बायर। ऑब्वियस सी बात है, तो सिखाया था, सेलर प्राइस के लिए कब sue कर सकता है, जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई बायर के पास, प्रॉपर्टी जो है ओनरशिप मैंने भाई आपको दे दी और आप मुझे पैसे नहीं दे रहे, तो मैं आपको केस करूंगा। अब जब मैंने आपको ओनरशिप दी नहीं तो किस बात के पैसे दोगे? अरे घर आपके नाम करा ही नहीं तो घर के पैसे क्यों दोगे? घर जब आपके नाम करूंगा तभी तो घर के पैसे दोगे, तो नाम जब होगा तभी तो पैसे देंगे, जब नाम ही नहीं हुआ तो किस बात के पैसे? तो अगर मैंने आपके नाम कर दिया तभी तो मैं आपको केस कर सकता हूँ पैसे की। अब मैंने आपका घर आपके नाम ही नहीं करा तो किस बात का करूंगा प्राइस के लिए? हारा समझ में? तो घर जब तक नाम नहीं होगा तब तक प्राइस के लिए कैसे केस कर जाओगे? तो सेल कब होगा, सेलर कब कर सकता है स्यू प्राइस के लिए? जब प्रॉपर्टी क्या हो गई हो, पास हो गई हो बायर से। बिल्कुल ठीक है, हाँ सर बिल्कुल ठीक है, ट्रू है इसका आंसर। तो एप्रोप्रिएशन मीन्स सिलेक्शन, सेटिंग अपार्ट, वेट, मेजरिंग, काउंटिंग और अदर एक्ट विच द इंटेंशन ऑफ यूज द सेम ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब बिल्कुल सही है, एप्रोप्रिएशन का मतलब ये होता है दोस्तों। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? सिलेक्ट करना, सेलेक्टिंग अपार्ट, सेटिंग अपार्ट, वेट का मेजर करना, वेटिंग करना, मेजर करना, काउंटिंग करना, ये एप्रोप्रिएशन होता है। कि भाई जब भी आपको गुड्स है तो 100 गुड्स की आपने स्टीव है तो 100 को काउंट करोगे ना, तो काउंटिंग इज इट इज अ पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यस, दिस इज द पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अरे आप जब कोई चीज ले रहे हो, आप चीनी ले रहे हो तो 1 किलो चीनी लोगे तो भाई वेट नापोगे ना, मेजर करोगे नहीं करोगे? वेटिंग करोगे नहीं करोगे? बिना वेट करे ले लोगे, 1 किलो के पैसे दे दोगे, समझ रहे हो आप? तो जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते हो, कॉन्ट्रैक्ट सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो वहां पर वेटिंग, मेजरिंग, ये सब चीजें आती है, काउंटिंग वगैरह ये चीज आती है, तभी तो आपने तो एप्रोप्रिएशन मीन्स उसे कहते हैं। बिल्कुल ऑब्वियस ये बात, ठीक है। तो एप्रोप्रिएशन मीन्स समझ में आया यहाँ पर, क्लियर है या नहीं है? यस। Generally, the owner or any other person can transfer the property of in goods. Generally, the owner or any other person can transfer the property in goods. Property in goods. Owner या अदर पर्सन क्या प्रॉपर्टी इन गुड ट्रांसफर कर सकते हैं दोस्तों? प्रॉपर्टी ऑफ पोजीशन ट्रांसफर हो सकता है, प्रॉपर्टी नहीं। फॉल्स है इसका आंसर। जनरली द ऑनर और एनी अदर पर्सन नहीं लगाता ना ये, और एनी अदर पर्सन, तो मैं कहता ट्रू। ऑनर ही, जो रियल ऑनर है वही प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है, कोई और पर्सन प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता। नेमो डेट क्यू नॉट हैव इट, जिसके पास जो चीज है ही नहीं वो दे कैसे सकता है? तो और एनी अदर पर्सन वर्ड यही आना चाहिए था। अगर ये वर्ड नहीं होता ना और एनी अदर पर्सन, तो ये बिल्कुल ट्रू था कि ऑनर तो था ही नाम, पर ऑनर के साथ क्या लिख दिया? और एनी अदर पर्सन कैन ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, तो मैंने कहा फॉल्स, और एनी अदर पर्सन की वजह से फॉल्स हो गया। ठीक है, तो ऑनर ट्रांसफर कर सकता है गुड्स को, प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स का, पर कोई और पर्सन प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो फॉल्स लिख दिया यहाँ पर, और एनी अदर पर्सन का यूज करा गया। नेवो डट क्यू हैबिट मींस नो वन कैन गिव व्हाट ही हिमसेल्फ डज नॉट हैव। बिल्कुल सही, ये लाइन तो लटवा दीजिए मैंने आपको। लो भाई, द डॉक्ट्राइन मतलब प्रिंसिपल, नेमो डट क्यू नॉट हैव इट
सीक टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ बायर, बायर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है या रियल ऑनर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है? सर बायर को प्रोटेक्ट करता है या रियल ऑनर को प्रोटेक्ट करता है? सर रियल ऑनर को प्रोटेक्ट करता है। दोस्तों ध्यान देना, यहां पर मैं दिखाता हूं आपको। दिस रूल इज टू प्रोटेक्ट द रियल ऑनर ऑफ द गुड्स, गुड्स का जो रियल ऑनर होगा उसको प्रोटेक्ट करेगा दोस्तों, सेल बाय द पर्सन नॉट बाय द ऑनर, नेमो डट क्यू नॉट हैव इट। ठीक है, रियल ऑनर को प्रोटेक्ट करता है, वहां पर वर्ड यूज करना चाहिए था बायर की जगह रियल ऑनर। ठीक है, तो उस केस के अंदर यहां पर क्या माना जाएगा? फॉल्स माना जाएगा, क्योंकि जो नेमो डट क्यू हैबिट है वो बायर के इंटरेस्ट को नहीं, जो असली ओनर होगा, अब वो बायर हो सकता है, वो सेलर भी हो सकता है, क्लियर है? जो असली ओनर होगा, रियल ओनर गुड्स का, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है। वॉलंटरी ट्रांसफर पोजीशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड डिलीवरी ऑफ गुड्स। पोजीशन, हाँ यस, डिलीवरी वर्ड का यूज करते हैं पोजीशन, प्रॉपर्टी वर्ड का यूज करता है ओनरशिप में। तो अगर ट्रांसफर कर रहे हैं पोजीशन ऑफ गुड्स एक पर्सन दूसरे पर्सन से, तो ये ट्रू है, उसको डिलीवरी ऑफ गुड्स कहते हैं। डिलीवरी ऑफ गुड्स कैन बी एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव, नहीं दोस्तों, डिलीवरी ऑफ गुड्स कैन एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव एंड सिंबॉलिक, फॉल्स है 15वें का। When the goods are physically hand over by the seller to the buyer is called symbolic। फिजिकली में तो क्या होता है? एक्चुअल डिलीवरी होता है, फिजिकली में तो फॉल्स है। ये तो एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक थोड़ी है। सिंबॉलिक तो मतलब की चाबी वगैरह दे देते हैं, ये तो एक्चुअली फिजिकली ट्रांसफर कर रहा है, तो ये सिंबॉलिक नहीं है दोस्तों, ये है एक्चुअल। तो यह सिंबॉलिक है तो गलत है। सिंबॉलिक डिलीवरी अकर बाय डूइंग सम एक्ट वेयर हैज बीन इफेक्ट पुटिंग ऑफ गुड्स इन द पोजीशन ऑफ द बायर, डिलीवरी ऑफ द की गो डाउन। अब कह सकते हैं सिंबॉलिक है, बिल्कुल सही कह सकते हैं ना, पढ़ के समझ में आ रहा है। Change in a position of goods without any change in their actual and visible custody which has been effect of the delivery, it's called constructive delivery। बिल्कुल सही है दोस्तों। Change in a position of goods without any change in the actual visible custody। भाई गुड्स मेरे पास नहीं, गुड्स किसी और के पास है, आप बायर हो, मैंने आपसे कहा कि भाई देखो बायर वहां से गुड्स नहीं ला सकता, आप वहीं से ले लो गुड्स, यहां पर और कॉन्ट्रैक्ट यहां कर लो, गुड्स वहां से ले लो। तो एक्चुअली जहां गुड्स थे, जहां गुड्स की कस्टडी थी विजिबल, उसको चेंज नहीं करा, उसको चेंज नहीं करा, पर पोजीशन कहां से दे रहे हैं? पोजीशन चेंज कर रहे हैं, यहां से नहीं वहां से दे रहे हैं गुड्स का पोजीशन, ये चेंज हो गया। पर जहां गुड्स थे वो वही है, गुड्स किसी और के गोडाउन में रखे हुए हैं, मेरे से आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मैंने कहा सर पोजीशन यहां से नहीं कहीं और से मिलेगा, तो ये चेंज तो पोजीशन हुआ, पर गुड्स का चेंजमेंट नहीं करा, गुड्स यहां नहीं लाए गए, पोजीशन को वहां भेज दिया गया। मैंने बायर से बोला कि बायर भाई आप गुड्स यहां से नहीं, दोस्तों बायर से बोला गुड्स भैया यहां से नहीं मिलेगा, गुड्स पोहे वाले गोडाउन से मिलेगा, 2 गली दूर छोड़ के है, 2 गली दूर छोड़ के वहां जाके चले जाए, वहां मिल जाएगा गुड्स। तो आपने क्या करा? पोजीशन ऑफ गुड्स को चेंज कर दिया, पर जहां गुड्स थे उसको चेंज करा, वो वहीं रहती है। दैट्स कॉल्ड सिंबॉलिक कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कहते हैं। बिल्कुल सही आंसर। अ पर्सन टू होम द होल प्राइस हैज नॉट बीन पेड where a bill of exchange or other instrument has been received but which has been dishonored is called unpaid seller। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों। जिस प्राइस को अभी तक, जिस पर्सन को अभी तक पूरे पैसे नहीं मिले, और सर पैसे की जगह अगर बिल ऑफ एक्सचेंज या किसी और इंस्ट्रूमेंट मिला, और वो बिल ऑफ एक्सचेंज और इंस्ट्रूमेंट अनडिसऑनर्ड हो गया हो, इन दोनों ही केस के अंदर क्या बन जाता है? अनपेड सेलर। याद करो डेफिनेशन अनपेड सेलर की, बिल्कुल डिटेल में कराई थी, यही वाले डेफिनेशन। अनपेड सेलर है राइट टू लीन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट गुड्स, रीसेल, स्यू फॉर प्राइस, स्यू फॉर स्पेसिफिक पर्सन, डैमेज, स्यू फॉर इंटरेस्ट एक्सेट्रा। ये सब अनपेड सेलर के अधिकार है या नहीं है? आप मुझे बता दो। अधिकार नहीं, बट अनपेड सेलर। अब वो ये अब ये नहीं कह सकते कि वो अगेंस्ट बायर है, वो अगेंस्ट सेलर। अरे राइट तो अनपेड सेलर के ही है ना। अब वो चाहे बायर के अगेंस्ट हो चाहे गुड्स के अगेंस्ट हो, है तो अनपेड सेलर के राइट। तो यहाँ पर वर्ड क्या लिखा है? अनपेड सेलर के राइट कौन सा है? लीन है, स्टॉपेज है, सारे ही है, चाहे वो बायर के अगेंस्ट हो चाहे वो गुड्स के अगेंस्ट हो। ट्रू है इसका आंसर। राइट टू स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट कैन एक्सरसाइज सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशन। गुड्स का स्टॉपेज ट्रांजिट में तभी कर सकते हैं जब कुछ कंडीशन जो है वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कौन कौन सी कंडीशन थी? कि प्रॉपर्टी मस्ट पास हो जानी चाहिए बायर पे, बायर इंस्टॉलमेंट होना चाहिए, अनपेड होना चाहिए सेलर, और गुड्स ट्रांजिट के अंदर होनी चाहिए। 4 कंडीशन थी, वो चारों फुलफिल होगी तभी आप स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकते हो। इफ अ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स कुड नॉट ट्रेस द ऑनर। अब मुझे बताओ, सिर्फ कुछ छोड़ो, सिर्फ ये पढ़ लो, 1/3 वाली होता था या 2/3 होता था? बता दो। सारा का कहानी वही है सर, कि फाइंडर ऑफ गुड्स था, उसने भाई ट्रेस नहीं कर पाया, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स कुड नॉट ट्रेस द रियल ओनर, वो रियल ओनर को ट्रेस नहीं कर पाया, और उसका खर्चा 2/3 के बराबर हो गया। टोटल आईफोन है उसके पास, आईफोन चोरी हो गया, आईफोन कितने का? 60 का 2/3 ले लो, 20,000 आपके पास, कितना 40,000 खर्च हो गया। तो 2/3 होता था या 1/3 होता था? 2/3 के बराबर अगर खर्चा हो जाता था तो उसके बाद अधिकार आ जाता कि वो 20 दे दे, है ना? ये पढ़ाया था। यहाँ तो 1/3 लिखा है तो फॉल्स है। आपने सिर्फ ये देखना, क्लियर है या नहीं है? ठीक।
यस, मैं पढ़ा नहीं रहा पर आपको समझ में आ गया होगा, जो ये एक चीज मैंने बहुत बार पढ़ा दी आपको, कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ाई थी। ये क्या लिखा है, पॉनी में अंडर अ सर्टन सर्कमस्टांसेस सेल गुड्स प्लेज टू हिम और गिविंग द, अच्छा 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 अच्छा, देखो सर, जैसे बेली और बेलर होते हैं ना, ऐसी पॉनी और पॉनर होते हैं। हाँ जी, पॉनी और पॉनर, ये कब होता है, प्लेज के केस के अंदर। मान लो मैंने एक मूवेबल प्रॉपर्टी को प्लेज करा, आपके पास गिरवी रखा। अब आपके पास गिरवी रखा ये चीज, और मैं उसका रियल ओनर, और मैंने कहा मुझे पैसे की जरूरत है, तो ये पर्टिकुलर पेन आप रख लो थोड़े टाइम के लिए, जब मैं आपको पैसा लौटा दूंगा तब आप मुझे पेन दे देना, गिरवी रखना है, दैट इज कॉल्ड प्लेज। क्या बोलते हैं उसको, प्लेज करते हैं जब हम गिरवी रखते हैं कोई चीज, क्या बोलते हैं उसको, प्लेज कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों मैंने आपको ये गिरवी रखा। अब जब मैंने आपको ये गिरवी रखा तो आपके पास अधिकार है, अगर मैं पैसा नहीं दूं तो आप इसको बेच दो, पर बेचने से पहले मुझे नोटिस दोगे कि हाँ भाई पैसे दे रहे हो नहीं दे रहे, बता रहे हैं हम इसको बेच देंगे। ठीक है, आपने मुझे कहा। तो दोस्तों जब मैंने ये पेन को गिरवी रखा, जिस पर्सन को गिरवी रखा उसको बोलते हैं पॉनी, और मैं कौन हो गया, पॉनर। जैसे बेलर और बेली होते हैं ऐसे पॉनर और पॉनी होते हैं। तो पॉनी कौन हो गया, आप जिस पर्सन को गिरवी रखा पेन, और पॉनर कौन हो गया, मैं। हंसी आ रही है, हाँ कोई बात नहीं, मुझे भी आ रही है। अब पॉनी कौन हो गया, पॉनी और पॉनर। पॉनी तो वो होती है जो चुट्टियां लगाते हैं, है ना, ठीक। तो पॉनी वो हो गया पर्सन जिसको गिरवी रखा गया, और पॉनर कौन हो गया, मैं, रियल ओनर। तो ये पेन आपके पास है, आपने ये पेन बेचने का अधिकार है या नहीं, हाँ अधिकार है आपके पास ये पेन बेचने का। तो पॉनी के पास अधिकार है कि वो पेन बेच सकता है, कब, बेचने से पहले मुझे एक नोटिस भेजेगा और कहेगा सर ये पेन मैं बेच रहा हूं, अगर 2 दिन के अंदर आपने पैसा नहीं दिया ना तो ये पेन बेच दूंगा मैं और अपना पैसा रिकवर कर लूंगा, ये लिखिए। तब पॉनी में अंडर सर्कम सर्कमस्टांसेस सेल द गुड्स, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस है जब वो पॉनी गुड्स बेच सकता है, गुड्स थे वो गुड्स बेच सकता है, ये वाला पेन आप बेच सकते हो, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस। पर जो भी सर्कमस्टांसेस हो गए गुड्स बेचने से पहले, टू गिव हिम ऑन द गिविंग द पॉनर, पॉनर में रीजनेबल नोटिस ऑफ द सेल, भाई मैं बेच रहा हूं इसका मेरे को एक रीजनेबल नोटिस दोगे, भाई इस दिन तक मैं बेच दूंगा, इस दिन तक पैसे दे रहे हो दे दो, तो बेच दूंगा। क्या सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल सही है। तो पॉनी जिसके पास गुड्स रखे गए हैं गिरवी, वो उसके पास कुछ अधिकार है, कुछ सर्कमस्टांसेस के गुड्स बेच सकता है, पर गुड्स बेचने से पहले एक बार नोटिस भेजेगा उस रियल ओनर को जिसके पास गुड्स थे। पॉनी वो पॉनर बोलते हैं इसको, क्लियर है। जैसे बेली होता है बेलर होता है, ऐसे पॉनी और पॉनर होता है, क्लियर है नहीं है। बेलर और बेली होते हैं बेलमेंट वाले कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, पॉनी और पॉलर होते हैं आपके प्लेज वाले में, ठीक है। अब ये सारा जो है ये वाला ना 23 ये एडवांस में है दोस्तों, एडवांस कॉन्ट्रैक्ट पढ़ोगे ना, एडवांस कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एडवांस। अब इंटरमीडिएट लेवल पढ़ोगे एडवांस कॉन्ट्रैक्ट, तो वहां पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, ठीक है, तो वहां सब पढ़ेंगे, इंडिमिनिटी, ये सब चीजें ना हम एडवांस कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, इंटर लेवल पे है वो, अभी नहीं है। तो वैसे था इंटर पे पढ़ा है, पढ़ते ही स्टूडेंट्स, तो उनको पढ़ाता ही हूं मैं, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ समझा दिया। वैसे हमारा इसका कोई भी रोल नहीं है इस केस के अंदर, पर आपको ये क्लियर हो गया कि पॉनी और पॉनर क्या होता है इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में क्या होता है, बेलर और बेली, ठीक है। तो पॉनी जब भी कोई गुड्स बेचेगा जिसका गिरवी रखे वो नोटिस भेजेगा पहले पॉनर को, ऑनर। वैसे तो अब आपकी ड्यूटी है करना, पर कराई देते हैं, जब इतना सब कराई दिया तो ये छुड़वाना क्यों, जब मैंने कहा है सारा कराएंगे। सेल ऑफ गुड्स एक्ट, अब ये कराने का इसलिए मन नहीं करता क्योंकि सामने आंसर लिखे होते हैं, अब ना चाहते हुए भी नजर जाती है आंसर में ये तो होता ही है आपके पास। चलो भाई, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ऑक्शन सेल क्या है भाई, अच्छा कंडीशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये तो मिल गया। कंडीशन क्या है, एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वारंटी क्या है, कोलेटरल टू द मेन पर्सन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट कब आया था, 1 जुलाई 1930 को आया था। अब अनपेड सेलर का सेक्शन कौन सा है और ऑक्शन सेल का सेक्शन कौन सा है आपके पास, तो अनपेड सेलर का सेक्शन आपके पास है दोस्तों सेक्शन 45 है अनपेड का, और सेक्शन 64 है ऑक्शन सेल का। मैं दिखा देता हूं आपको, अनपेड का मैंने लिखवाया था, अनपेड सेलर, और देखो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45, ऐसा नहीं कि नहीं लिखवाता, लिखवाता हूं दोस्तों, ठीक है। हाँ ये वो अलग बात है कि आप याद नहीं करते हो, ठीक है भाई मत करे, जो यहाँ पर दे रखे हैं एमसीक्यू, मैंने कहा था पहले भी, एमसीक्यू के अंदर चाहे पूरी बुक हो, एमसीक्यू के अंदर जितने सेक्शन कोड हो रखे हैं वो याद करो आप, और सब मत करो। एमसीक्यू के अंदर जितने सेक्शन कोड है वो सारे सेक्शन आपको याद करने, ये लास्ट बार है आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। पूरी बुक के अंदर है सिविल चैप्टर, पूरी बुक के अंदर जितने एमसीक्यू में सेक्शन है वो सारे सेक्शन आपको याद करने हैं। डिलीवरी का मतलब क्या है, वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ द गुड्स। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का मतलब क्या है, स्टॉक एंड शेयर। गुड्स का मतलब है जनरल प्रॉपर्टी ऑन गुड्स। प्राइस का मतलब है डॉक, अभी और है क्या आगे, प्राइस का मतलब है मनी कंसिडरेशन ये, और गुड्स का मतलब क्या है, गुड्स यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा
गलत कर दिया, नहीं गलत कर दिया दोस्तों। गुड्स यहां पर हो जाएगा स्टॉक ऑन शेयर, प्रॉपर्टी का मतलब हो जाएगा यहां पर जनरल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मीन जनरल नॉट अ स्पेसिफिक, और टाइटल हो जाएगा डॉक वारंट, ये ठीक है। तो डिलीवरी का मतलब क्या है, ये हो गया पहले का आपके पास। अच्छा आंसर थोड़ा दे रखे हैं इसके अंदर, बिल्कुल सही, तभी तो हो रहा है ये। गुड्स टाइटल का मतलब क्या है, दूसरा ये हो गया। गुड्स क्या है, तीसरा स्टॉक एंड शेयर गुड्स है। प्राइस क्या आपके पास, चौथा मनी कंसिडरेशन, और प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, छठा जनरल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मीन जनरल प्रॉपर्टी लिखवाया है सेक्शन में। आगे सर, एग्रीमेंट टू सेल, एग्जीक्यूट प्री, पहले पूरा पढ़ेंगे जैसे फिर जल्दीबाजी नहीं करना। सेल आपके पास यहां पर सबसे पहले तो फ्यूचर गुड के बारे में बात करते हैं। फ्यूचर गुड्स आर द गुड्स विच आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड, ये तो क्लियर हो गया, फोर्थ पॉइंट यहां पर आ गया। एग्जिस्टिंग गुड्स की अगर बात करें तो एग्जिस्टिंग गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, जो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या रहते हैं, एग्जिस्ट रहते हैं। और अब ये सेक्शन है दोस्तों एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी। तो सबसे पहले तो ये कर लेते हैं, जो एग्रीमेंट टू सेल होता है ना, वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये तो क्लियर है। तो यहाँ पे आपके पास आ गया पहला, और सेल जो होता है वो एग्जीक्यूटेड होता है, तो ये आपके पास आ गया पांचवा। पहले तीन तो क्लियर हो गए। अब गुड्स की डेफिनेशन लिखी गई है सेक्शन 6, दूसरा सेक्शन 6 ऑफ दी सेल ऑफ गुड्स एक्ट, और एग्जिस्टिंग गुड्स की डेफिनेशन लिखी है 227 के अंदर, ये आपके पास आ गया चौथा। दोस्तों मैंने कहा ना, जो सेक्शन डेफिनेशन के तो सेक्शन मैंने पहले ही बोल दिया था, याद करने हैं, ठीक है। चौथे का प्राइस, डॉक्यूमेंट होता है, पासिंग प्रॉपर्टी, नेमोडेट क्यों ना। अब देखो नेमोडेट कर लेते हैं, अब ये सारे सेक्शन है देखो, अब ये सेक्शन आप करना ऑन, खुद करो। सेक्शन तो सारे लिखवाए हैं दोस्तों, खुद करने, जो सेक्शन है वो आपको खुद करने पड़ेंगे, ये सेक्शन सारे आप खुद करेंगे। मैं याद करना है, मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर, देखिए और ये करेंगे खुद, ये बता सकता हूँ। डॉक्टर लेट द बायर बी अवेयर, ठीक है। अभी सेक्शन वायर है तो आपको खुद याद करना है ना दोस्तों। सेक्शन जो भी है दोस्तों, अगर लिखवाए ठीक, नहीं लिखवाए कोई बात नहीं, जो यहाँ पर आपको दे रखे हैं मैचिंग में उतने सेक्शन याद कर लेना, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो पेपर में आएगा। अगर भाई मैं कुछ भी कह सकता है पेपर में, कोई चांस नहीं, ऐसा आप में से ये मत पूछना कि भाई सेक्शन याद करे नहीं करे। मैं फिर कह रहा हूँ, जो सेक्शन एमसीक्यू, ट्रू फॉर, फिल इन द ब्लैंक, मैचिंग वगैरह में है उनको याद कर लो, और बाकी किसी को याद मत करना। तो ये मैंने आप पे छोड़ दिया सारे सेक्शन याद करने का, ये सब मैंने आप पे छोड़ दिया है, ये आप करोगे याद, ठीक है, आराम से। अगर नोट्स में नहीं मिलेंगे तो बुक को रिफर कर लेना, बुक में आपको जरूर मिल जाएंगे दोस्तों। ये बता देते हैं, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी है एक्सेप्टेबिलिटी इन मार्केट, मर्चेंटेबिलिटी मतलब जो मार्केट में एक्सेप्टेबल हो, और कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी है डिलीवरी बाय अलॉटमेंट। कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी का मतलब क्या है, डिलीवरी बाय अलॉटमेंट। दोस्तों ये वाला यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये वाले 2 पॉइंट, चौथा और पांचवे, ये सेक्शन के लिए आपको खुद कर रहे हैं, और ये चीज आपको बुक से रिफर करनी है। अगर इसके आंसर देख लोगे तो आंसर एक बार देखो, बुक के आंसर गलत भी होते हैं, तो आप एक बार खुद भी देख लेना, रेफर टू बुक कर लेना कि हाँ ये पर्टिकुलर सेक्शन है नहीं, कौन सा मैं आपको पढ़ा चुका, बस सेक्शन कहीं नहीं लिखवाए होंगे, कहीं नहीं लिखवाएंगे, क्योंकि सेक्शन इतने फाउंडेशन लेवल पर इंपॉर्टेंट नहीं होते। बट जो एमसीक्यू में एटलीस्ट वो याद कर लोगे ना, ठीक रहेगा। क्यों कि भाई पेपर में आ गया तो, और पेपर में 1 नंबर 2 नंबर में आ गया तो फिर गलत हो जाएगा ना, फिर छूट जाएगा। ऐसा अच्छा याद ही कर लेते हैं भाई, ठीक है। और कितने सारे, या सिर्फ इतने याद कर लो, बस बहुत है। डेफिनेशन याद कर लो, सिर्फ इतने याद कर लो, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट पूरी तरीके से खत्म हो गया दोस्तों, अच्छे तरीके से मैंने आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट खत्म करा दिया। कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे से पढ़ते हो ना, तो आप ये सारे एमसीक्यू ट्रू फॉल्स कर जाओगे। सिर्फ कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है सारे एमसीक्यू ट्रू फॉल्स, आपने देख लिया है। एक दो होता है जो ऊपर नीचे होता है, जो कॉन्सेप्ट से बाहर आपको नजर आता है, बाकी कुछ भी नहीं है। 90 से 95% कॉन्सेप्ट से आता है, बाकी 1-2 जनरल से आता है कि भाई सोचते हैं, जनरल नॉलेज से है कि भाई अच्छा ये हो सकता था, इतना सब पढ़ लिया तो इतना तो आ ही जाता है फिर, ठीक है। तो आज की क्लास को यही समाप्त करता हूं मैं। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको कराऊंगा, अच्छा नेक्स्ट क्लास चैप्टर खत्म हो गया, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं क्या करना है, क्या सिस्टम है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो चुका है दोस्तों, और बढ़िया तरीके से हम कंप्लीट कर लेंगे अपने सिलेबस को। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।